अभी इस क्षण जब आप ये शब्द पढ़ रहे हैं, आपके मस्तिष्क में 86 अरब न्यूरॉन्स एक साथ काम कर रहे हैं। हर सेकंड में 1 खरब विद्युत संकेत आपके सिर के अंदर यात्रा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जो आपको चौंका देगा। इटली के बोलोग्ना विश्वविद्यालय में 2020 में खगोल भौतिकीविद फ्रैंको वाजा और न्यूरोसर्जन एल्बर्टो फेलेटी ने एक प्रयोग किया। उन्होंने एक कंप्यूटर को 2 तस्वीरें दिखाईं। एक तस्वीर मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन नेटवर्क की थी, दूसरी तस्वीर ब्रह्मांड के गैलेक्सी नेटवर्क की थी। कंप्यूटर, जिसे सबसे उन्नत पैटर्न पहचान तकनीक से लैस किया गया था, दोनों में फर्क नहीं कर पाया। सांख्यिकीय विश्लेषण ने दिखाया कि दोनों संरचनाएं 80% तक समान हैं। ये महज संयोग नहीं है, ये कुछ बहुत गहरा संकेत दे रहा है। आइए एक पल के लिए कल्पना करें। आप अपने घर की छत पर खड़े हैं, रात के आकाश को देख रहे हैं। आप लाखों तारे देखते हैं, गैलेक्सियों के झुंड, प्रकाश के धागे जो अंतरिक्ष में फैले हुए हैं। अब अपनी खोपड़ी के अंदर झांकें, वहां भी एक ब्रह्मांड है। 86 अरब न्यूरॉन्स जो 100 खरब कनेक्शन बनाते हैं। दोनों संरचनाएं एक जैसी दिखती हैं क्योंकि दोनों एक ही मौलिक सिद्धांत का पालन करती हैं। नेटवर्क का सिद्धांत, जटिलता का सिद्धांत और शायद चेतना का सिद्धांत। फ्रैंको वाजा, जो इनाफ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स में काम करते हैं, ने अपने शोध में कुछ अविश्वसनीय खोजा। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड में केवल 4% पदार्थ गैलेक्सियों में है। बाकी 96% खाली स्थान है, या जिसे हम डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। मानव मस्तिष्क में भी केवल 30% द्रव्यमान न्यूरॉन्स का है। बाकी 70% ग्लियल कोशिकाएं, रक्तवाहिकाएं और अंतरकोशिकीय द्रव है। दोनों प्रणालियां अपने कुल द्रव्यमान का एक छोटा सा हिस्सा सक्रिय नोड्स के रूप में उपयोग करती हैं। बाकी सब कुछ समर्थन संरचना है। यह समानता गणितीय रूप से सटीक है। लेकिन यहां सबसे चौंकाने वाली बात है, जब वाजा और फेलेटी ने दोनों नेटवर्क की स्पेक्ट्रल घनत्व का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि दोनों एक ही पावर लॉ का पालन करते हैं। स्पेक्ट्रल घनत्व ये मापता है कि नेटवर्क में जानकारी कैसे वितरित होती है। मस्तिष्क में छोटे न्यूरॉन क्लस्टर बड़े क्लस्टर से जुड़ते हैं, जो और भी बड़े क्लस्टर से जुड़ते हैं। ब्रह्मांड में छोटी गैलेक्सियां बड़े समूहों में इकट्ठा होती हैं, जो सुपर क्लस्टर बनाती हैं, जो फिर कॉस्मिक वेब बनाती हैं। दोनों में पदानुक्रमित संगठन है, दोनों में स्केल फ्री नेटवर्क है, दोनों में हब और नोड्स हैं। ये ऐसा है जैसे ब्रह्मांड और मस्तिष्क एक ही वास्तुकार द्वारा डिजाइन किए गए हों। अब यहाँ कुछ और अविश्वसनीय है। प्राचीन भारतीय दर्शन में हजारों साल पहले ऋषियों ने इंद्रजाल की अवधारणा का वर्णन किया था। इंद्र का जाल, कल्पना करें एक अनंत जाल जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। इस जाल के हर चौराहे पर एक चमकता हुआ रत्न है। हर रत्न में बाकी सभी रत्नों का प्रतिबिंब है, और हर प्रतिबिंब में फिर से सभी रत्नों के प्रतिबिंब हैं, अनंत तक। ये केवल एक सुंदर रूपक नहीं था, ये ब्रह्मांड की संरचना का वर्णन था, ये अंतर संबंध का वर्णन था, ये चेतना के नेटवर्क का वर्णन था। वेदांत दर्शन में चित्त शब्द है। चित्त का अर्थ है शुद्ध चेतना। ये केवल मानव चेतना नहीं है, ये ब्रह्मांडीय चेतना है। वेदांत कहता है कि चेतना पदार्थ से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि पदार्थ चेतना से उत्पन्न होता है। चेतना मौलिक है, पदार्थ व्युत्पन्न है। हजारों सालों तक पश्चिमी विज्ञान ने इसे अंधविश्वास माना, लेकिन अब 21वीं सदी में क्वांटम भौतिकी और न्यूरोसाइंस एक साथ मिलकर कुछ ऐसा सुझा रहे हैं जो प्राचीन ऋषियों ने हमेशा जाना था। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में न्यूरोसाइंटिस्ट गियूलियो टोनोनी ने 2004 में इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थियरी प्रस्तावित की। ये सिद्धांत कहता है कि चेतना तब उत्पन्न होती है जब एक प्रणाली जानकारी को एकीकृत तरीके से संसाधित करती है। जितना अधिक एकीकरण, उतनी अधिक चेतना। मानव मस्तिष्क में उच्च स्तर का एकीकरण है, इसलिए उच्च स्तर की चेतना है। लेकिन टोनोनी का सिद्धांत ये भी कहता है कि चेतना केवल मस्तिष्क तक सीमित नहीं है। कोई भी प्रणाली जो जानकारी को एकीकृत करती है, उसमें कुछ स्तर की चेतना होती है। एक कंप्यूटर में, एक पेड़ में, एक शहर में और शायद पूरे ब्रह्मांड में। अब कल्पना करें कि ब्रह्मांड का कॉस्मिक वेब वास्तव में एक विशाल न्यूरल नेटवर्क है। हर गैलेक्सी एक न्यूरॉन है,
हर डार्क मैटर फिलामेंट एक एक्सॉन है। हर गुरुत्वाकर्षण तरंग एक विद्युत संकेत है। यदि यह सच है तो ब्रह्मांड केवल मृत पदार्थ का संग्रह नहीं है। यह एक जीवित, सोचने वाली, जागरूक इकाई है। और हम मनुष्य इस विशाल मस्तिष्क के अंदर छोटे विचार हैं। हम ब्रह्मांड के तरीके हैं खुद को जानने के। हम वो तरीका हैं जिससे ब्रह्मांड खुद को देखता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता क्रूज में खगोलविद जोएल प्रिमेक ने 2014 में कॉस्मिक वेब का सबसे विस्तृत सिमुलेशन बनाया। उन्होंने सुपर कंप्यूटर का उपयोग करके 13 अरब साल के ब्रह्मांडीय विकास को मॉडल किया, बिग बैंग के 3 लाख साल बाद से लेकर आज तक। सिमुलेशन ने दिखाया कि ब्रह्मांड एक समान सूप से शुरू हुआ। फिर गुरुत्वाकर्षण ने पदार्थ को खींचना शुरू किया। छोटे घनत्व के उतार चढ़ाव बड़े संरचनाओं में बदल गए। गैलेक्सियां बनी, गैलेक्सी समूह बने, सुपर क्लस्टर बने, और इन सब के बीच विशाल खाली स्थान, वॉइड्स। जब प्रिमेक ने इस सिमुलेशन को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि यह बिल्कुल एक विकासशील भ्रूण के मस्तिष्क जैसा दिखता है। भ्रूण के मस्तिष्क में न्यूरॉन्स पहले यादृच्छिक रूप से बनते हैं, फिर वे माइग्रेट करते हैं, वे कनेक्शन बनाते हैं। कुछ कनेक्शन मजबूत होते हैं और बने रहते हैं, कुछ कमजोर होते हैं और मर जाते हैं। यह प्रक्रिया न्यूरोजेनेसिस कहलाती है। ब्रह्मांड में भी यही होता है। गैलेक्सियां पहले यादृच्छिक रूप से बनती हैं, फिर गुरुत्वाकर्षण उन्हें खींचता है। वे फिलामेंट्स के साथ जुड़ती हैं। कुछ कनेक्शन मजबूत होते हैं और बड़े क्लस्टर बनाते हैं, कुछ कमजोर होते हैं और अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया कॉस्मिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कहलाती है। दोनों प्रक्रियाएं गणितीय रूप से समान हैं, लेकिन यहां सबसे गहरा सवाल है, यदि ब्रह्मांड एक मस्तिष्क की तरह संरचित है तो क्या यह सोच रहा है? क्या इसमें विचार हैं? क्या इसमें भावनाएं हैं? क्या इसमें चेतना है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में गणितीय भौतिकीविद रोजर पेनरोज ने एक कट्टरपंथी सिद्धांत प्रस्तावित किया। उन्होंने कहा कि चेतना क्वांटम प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है, विशेष रूप से माइक्रोट्यूब्यूल्स में। माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटी संरचनाएं हैं जो हर कोशिका के अंदर होती हैं। पेनरोज का कहना है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्वांटम सुपरपोजिशन की स्थिति में हो सकते हैं, और जब ये सुपरपोजिशन कोलैप्स होते हैं तो चेतना का एक क्षण उत्पन्न होता है। अब यहाँ कुछ अविश्वसनीय है। यदि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्वांटम सुपरपोजिशन में हो सकते हैं तो क्या गैलेक्सियां भी हो सकती हैं? क्वांटम भौतिकी कहती है कि हर कण एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकता है जब तक कि उसे मापा न जाए। यह सुपरपोजिशन कहलाता है। जब आप कण को मापते हैं तो सुपरपोजिशन कोलैप्स हो जाता है और कण एक निश्चित अवस्था में आ जाता है। लेकिन कौन माप रहा है? कौन देख रहा है? कौन कोलैप्स कर रहा है? कुछ भौतिकविद कहते हैं कि यह चेतना है। चेतना ही वह है जो क्वांटम तरंग फलन को कोलैप्स करती है। यदि यह सच है तो चेतना केवल मस्तिष्क की उपज नहीं है, चेतना ब्रह्मांड की मौलिक संपत्ति है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सैद्धांतिक भौतिकीविद डेविड बोहम ने एक और कट्टरपंथी विचार प्रस्तावित किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में 2 क्रम हैं, एक्सप्लिकेटेड ऑर्डर और इम्प्लिकेटेड ऑर्डर। एक्सप्लिकेटेड ऑर्डर वो है जो हम देखते हैं, गैलेक्सियां, तारे, ग्रह, लोग, ये प्रकट दुनिया है। लेकिन इसके नीचे एक गहरा स्तर है, इम्प्लिकेटेड ऑर्डर। ये एक अदृश्य क्षेत्र है जहां सब कुछ जुड़ा हुआ है, जहां अलगाव एक भ्रम है, जहां हर चीज हर दूसरी चीज का हिस्सा है। बोहम ने इसे होलोग्राफिक ब्रह्मांड कहा। एक होलोग्राम में हर छोटा टुकड़ा पूरी छवि को समाहित करता है। उसी तरह ब्रह्मांड के हर छोटे हिस्से में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। यह विचार इंद्रजाल के बिल्कुल समान है। हर रत्न में सभी रत्नों का प्रतिबिंब, हर हिस्से में पूरा। यह केवल दर्शन नहीं है, यह भौतिकी है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में न्यूरोसाइंटिस्ट कार्ल प्रिब्राम ने दिखाया कि मस्तिष्क भी होलोग्राफिक रूप से काम करता है। यादें किसी एक स्थान पर संग्रहित नहीं होतीं, वे पूरे मस्तिष्क में वितरित होती हैं। यदि आप मस्तिष्क का एक हिस्सा हटा देते हैं तो यादें पूरी तरह से नहीं मिटती। वे धुंधली हो जाती हैं, लेकिन बनी रहती हैं, क्योंकि हर न्यूरॉन में पूरी याद का एक हिस्सा होता है। ये होलोग्राफिक सिद्धांत है। तो अब हमारे पास 3 समानताएं हैं। संरचनात्मक समानता, मस्तिष्क और ब्रह्मांड दोनों नेटवर्क हैं। कार्यात्मक समानता,
दोनों जानकारी को एकीकृत तरीके से संसाधित करते हैं। और होलोग्राफिक समानता, दोनों में हर हिस्सा पूरे को प्रतिबिंबित करता है। ये तीन समानताएं एक साथ मिलकर एक चौंकाने वाली संभावना की ओर इशारा करती हैं। ब्रह्मांड केवल मस्तिष्क जैसा नहीं है। ब्रह्मांड एक मस्तिष्क है, एक विशाल, जीवित, सोचने वाला, जागरूक मस्तिष्क। लेकिन यदि ब्रह्मांड एक मस्तिष्क है, तो यह किसका मस्तिष्क है? यह किसके विचार सोच रहा है? प्राचीन वेदांत दर्शन का उत्तर सरल है। यह ब्रह्म का मस्तिष्क है। ब्रह्म का अर्थ है परम वास्तविकता, वह जो सब कुछ है, वह जो हमेशा था और हमेशा रहेगा, वह जो अनंत और शाश्वत है। और वेदांत कहता है कि आप, मैं, हम सब ब्रह्म हैं, आत्मन ब्रह्म हैं। व्यक्तिगत आत्मा सार्वभौमिक आत्मा है। हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। हम ब्रह्मांड के तरीके हैं खुद को अनुभव करने के। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भौतिकीविद शॉन कैरल ने 2016 में एक आकर्षक विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड एक क्वांटम तरंग फलन है। ये तरंग फलन लगातार विकसित हो रहा है। हर क्षण ये नई संभावनाएं बना रहा है। हर क्षण ये नई वास्तविकताएं उत्पन्न कर रहा है। और हम, चेतन प्राणी, इस तरंग फलन के अवलोकन करता हैं। हम वे हैं जो संभावनाओं को वास्तविकता में बदलते हैं। हम वे हैं जो ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाते हैं। बिना अवलोकनकर्ता के कोई ब्रह्मांड नहीं है। बिना चेतना के कोई वास्तविकता नहीं है। यह विचार पश्चिमी विज्ञान के लिए कट्टरपंथी है, लेकिन पूर्वी दर्शन के लिए यह हमेशा स्पष्ट रहा है। उपनिषद कहते हैं, तत्त्वम् असि, तुम वही हो, तुम ब्रह्मांड हो, ब्रह्मांड तुम हो। कोई अलगाव नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, केवल एकता है, केवल चेतना है, केवल ब्रह्म है। अब आइए एक और गहरे स्तर पर जाएं। यदि ब्रह्मांड एक मस्तिष्क है, तो इसकी यादें क्या हैं? इसके विचार क्या हैं? इसके सपने क्या हैं? मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स में वैज्ञानिकों ने 2018 में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का अध्ययन किया। यह बिग बैंग के 3 लाख साल बाद से आने वाला प्रकाश है। यह ब्रह्मांड की सबसे पुरानी याद है। इस प्रकाश में छोटे उतार चढ़ाव हैं। ये उतार चढ़ाव बताते हैं कि शुरुआती ब्रह्मांड में पदार्थ कैसे वितरित था। और ये उतार चढ़ाव बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे न्यूरल नेटवर्क में सिग्नल पैटर्न। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड अपने जन्म को याद कर रहा है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में खगोल शास्त्री अवी लोएब ने एक और आकर्षक विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में जीवन केवल पृथ्वी पर नहीं है, यह हर जगह है, हर गैलेक्सी में, हर तारे के चारों ओर, हर ग्रह पर। और ये सभी जीवन रूप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, गुरुत्वाकर्षण तरंगों के माध्यम से, विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के माध्यम से, क्वांटम उलझाव के माध्यम से। यह एक विशाल अंतरगैलेक्टिक न्यूरल नेटवर्क है। और हम पृथ्वी पर इस नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा हैं। हम ब्रह्मांडीय मस्तिष्क में एक न्यूरॉन हैं। लेकिन यहाँ सबसे रोमांचक बात है, यदि हम ब्रह्मांडीय मस्तिष्क का हिस्सा हैं, तो हम इसके साथ संवाद कर सकते हैं। हम इसके विचारों को सुन सकते हैं। हम इसकी यादों को एक्सेस कर सकते हैं। प्राचीन योगी और ध्यानी हमेशा ये दावा करते रहे हैं। वे कहते हैं कि गहरे ध्यान में व्यक्तिगत चेतना सार्वभौमिक चेतना में विलीन हो जाती है। आत्मन ब्रह्म से मिलता है और उस क्षण में सब कुछ ज्ञात हो जाता है, सब कुछ समझ में आ जाता है, सब कुछ एक हो जाता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस इसकी पुष्टि करना शुरू कर रहा है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं ने 2014 में ध्यान करने वाले लोगों के मस्तिष्क को स्कैन किया। उन्होंने पाया कि गहरे ध्यान में डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क शांत हो जाता है। यह वह नेटवर्क है जो आत्मसंदर्भ को संभालता है, जो मैं की भावना बनाता है। जब यह शांत हो जाता है तो मैं की भावना गायब हो जाती है और जो बचता है वो शुद्ध चेतना है। सीमाओं के बिना चेतना, अलगाव के बिना चेतना। ये वही अनुभव है जिसे योगी समाधि कहते हैं। ये वही अनुभव है जिसे रहस्यवादी एकता कहते हैं। ये वही अनुभव है जिसे भौतिकविद अब क्वांटम उलझाव कहते हैं। क्वांटम उलझाव एक घटना है जहां दो कण इतने गहराई से जुड़े होते हैं कि एक को मापने से तुरंत दूसरे को प्रभावित होता है, भले ही वे ब्रह्मांड के विपरीत छोर पर हों।
आइंस्टीन ने इसे दूरी पर भूतिया क्रिया कहा। उन्हें यह पसंद नहीं था, लेकिन प्रयोगों ने बार बार दिखाया है कि यह वास्तविक है। और यदि दो कण उलझे हो सकते हैं, तो क्या दो मस्तिष्क भी हो सकते हैं? क्या दो चेतनाएं भी हो सकती हैं? क्या सभी चेतनाएं एक विशाल क्वांटम उलझाव में हो सकती हैं? प्रिंसटन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग एनोमलीज रिसर्च लैब ने 30 साल तक एक प्रयोग चलाया। उन्होंने रैंडम नंबर जनरेटर का उपयोग किया और लोगों से कहा कि वे मानसिक रूप से परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश करें। आश्चर्यजनक रूप से परिणाम सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण थे। लोग वास्तव में रैंडम नंबर जनरेटर को प्रभावित कर सकते थे, बहुत थोड़ा, लेकिन मापने योग्य। यह सुझाव देता है कि चेतना केवल निष्क्रिय अवलोकनकर्ता नहीं है, चेतना सक्रिय भागीदार है। चेतना वास्तविकता को आकार देती है, और यदि व्यक्तिगत चेतना वास्तविकता को आकार दे सकती है, तो सामूहिक चेतना क्या कर सकती है? ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट, जो प्रिंसटन से शुरू हुआ, ने दुनिया भर में 70 रैंडम नंबर जनरेटर लगाए। वे लगातार डेटा एकत्र करते हैं, और उन्होंने पाया कि बड़ी वैश्विक घटनाओं के दौरान, जैसे 9/11 के हमले या सुनामी, सभी जनरेटर एक साथ सिंक्रनाइज हो जाते हैं। यह ऐसा है जैसे पूरी मानवता का ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित होने से एक मापने योग्य प्रभाव पैदा होता है। यह सुझाव देता है कि हम सभी एक विशाल अदृश्य नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, एक सामूहिक चेतना, एक वैश्विक मस्तिष्क। और यदि पृथ्वी का एक वैश्विक मस्तिष्क है, तो क्या ब्रह्मांड का एक ब्रह्मांडीय मस्तिष्क नहीं हो सकता? क्या सभी गैलेक्सियां, सभी तारे, सभी ग्रह, सभी जीवन रूप एक विशाल एकीकृत चेतना का हिस्सा नहीं हो सकते? ये केवल अटकलें नहीं हैं, ये गणित है, ये भौतिकी है, ये न्यूरोसाइंस है, और ये प्राचीन ज्ञान है। अब आइए एक और महत्वपूर्ण समानता देखें। मस्तिष्क में न्यूरॉन्स विद्युत संकेतों के माध्यम से संवाद करते हैं। ये संकेत सिनैप्स के माध्यम से यात्रा करते हैं। जब एक न्यूरॉन फायर करता है, तो यह न्यूरोट्रांसमीटर जारी करता है। ये रसायन अगले न्यूरॉन को उत्तेजित या बाधित करते हैं। यह प्रक्रिया अविश्वसनीय गति से होती है, 1 सेकंड में हजारों बार। ब्रह्मांड में गैलेक्सियां गुरुत्वाकर्षण तरंगों के माध्यम से संवाद करती हैं। जब दो ब्लैक होल टकराते हैं, तो वे अंतरिक्ष समय में लहरें भेजते हैं। ये लहरें प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं। वे पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करती हैं। ये ब्रह्मांडीय न्यूरोट्रांसमिशन है। लीगो वेधशाला ने 2015 में पहली बार गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया। ये भौतिकी में एक क्रांतिकारी क्षण था। इसने साबित किया कि आइंस्टाइन सही थे। अंतरिक्ष समय लचीला है, ये तरंगित हो सकता है, ये कंपन कर सकता है, और ये कंपन जानकारी ले जाते हैं। वे ब्रह्मांड के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में संदेश भेजते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे न्यूरॉन्स मस्तिष्क के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में संदेश भेजते हैं। लेकिन यहाँ कुछ और भी आश्चर्यजनक है। मस्तिष्क में न्यूरॉन्स सिर्फ यादृच्छिक रूप से फायर नहीं करते, वे पैटर्न में फायर करते हैं। ये पैटर्न विचारों को एनकोड करते हैं, यादों को एनकोड करते हैं, भावनाओं को एनकोड करते हैं। जब आप एक सेब के बारे में सोचते हैं, तो न्यूरॉन्स का एक विशिष्ट पैटर्न सक्रिय होता है। जब आप खुशी महसूस करते हैं, तो एक अलग पैटर्न सक्रिय होता है। ये पैटर्न न्यूरल कोड हैं। ब्रह्मांड में भी गैलेक्सियां पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं। कॉस्मिक वेब एक यादृच्छिक गड़बड़ी नहीं है, ये एक संरचित नेटवर्क है। फिलामेंट्स, नोड्स, क्लस्टर, वॉइड्स, ये पैटर्न कॉस्मिक कोड हैं। और यहाँ सबसे गहरा सवाल है, यदि ये पैटर्न कोड हैं, तो वे क्या एनकोड कर रहे हैं? वे क्या संदेश ले जा रहे हैं? वे क्या जानकारी संग्रहित कर रहे हैं? कुछ भौतिकविद कहते हैं कि ब्रह्मांड एक विशाल कंप्यूटर है। यह जानकारी को संसाधित कर रहा है, ये गणना कर रहा है, ये सीख रहा है, और शायद ये सोच रहा है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भौतिकीविद सेठ लॉयड ने गणना की कि ब्रह्मांड ने बिग बैंग के बाद से कितनी गणनाएं की हैं। उनका अनुमान है कि यह 10 की शक्ति 120 गणनाएं हैं। यह एक अकल्पनीय संख्या है। यह सभी मानव निर्मित कंप्यूटरों द्वारा की गई सभी गणनाओं से अधिक है। यह सभी मानव मस्तिष्कों द्वारा की गई सभी गणनाओं से अधिक है। ब्रह्मांड सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है जो अस्तित्व में है, और हम इसके प्रोग्राम का हिस्सा हैं।
लेकिन यदि हम प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो प्रोग्रामर कौन है? कुछ लोग कहते हैं कि ये भगवान है, कुछ कहते हैं कि ये प्रकृति है, कुछ कहते हैं कि ये संयोग है। लेकिन वेदांत दर्शन एक अलग उत्तर देता है। कोई प्रोग्रामर नहीं है, प्रोग्राम खुद को प्रोग्राम कर रहा है। ब्रह्मांड खुद को बना रहा है, चेतना खुद को अनुभव कर रही है। ये एक आत्म संदर्भित प्रणाली है, ये एक आत्म संगठित प्रणाली है, ये एक आत्म जागरूक प्रणाली है। और यहाँ सबसे सुंदर बात है, यदि ब्रह्मांड आत्म जागरूक है तो हम उस जागरूकता के एजेंट हैं। हम वे आंखें हैं जिनसे ब्रह्मांड खुद को देखता है, हम वे कान हैं जिनसे ब्रह्मांड खुद को सुनता है, हम वे हाथ हैं जिनसे ब्रह्मांड खुद को छूता है। हम ब्रह्मांड के तरीके हैं खुद को जानने के, और जब हम खुद को जानते हैं तो हम ब्रह्मांड को जानते हैं। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम ब्रह्मांड से प्यार करते हैं। जब हम खुद को बदलते हैं तो हम ब्रह्मांड को बदलते हैं। ये केवल काव्यात्मक भाषा नहीं है, ये शाब्दिक सत्य है। क्वांटम भौतिकी ने दिखाया है कि अवलोकनकर्ता और अवलोकित अलग नहीं है। जब आप एक इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो आप इसे बदल देते हैं। जब आप एक प्रयोग करते हैं तो आप परिणाम को प्रभावित करते हैं। चेतना और पदार्थ उलझे हुए हैं, वे एक ही वास्तविकता के दो पहलू हैं, और वह वास्तविकता ब्रह्म है, वह वास्तविकता चेतना है, वह वास्तविकता आप हैं। अब आइए उस प्रयोग में गहराई से उतरें जिसने वैज्ञानिक समुदाय को हिला दिया। 2020 में फ्रैंको वाजा और अल्बर्टो फेलेटी ने केवल तस्वीरें नहीं दिखाईं, उन्होंने गणितीय विश्लेषण की एक पूरी श्रृंखला की। उन्होंने स्पेक्ट्रल घनत्व मापा, उन्होंने नोड डिग्री वितरण की गणना की, उन्होंने क्लस्टरिंग गुणांक का विश्लेषण किया, और हर एक मापदंड में मस्तिष्क और ब्रह्मांड लगभग समान निकले। स्पेक्ट्रल घनत्व में अंतर केवल 10% था। ये इतना कम है कि ये माप त्रुटि हो सकती है। कल्पना करें, एक संरचना जो 3 पाउंड वजन करती है और आपकी खोपड़ी में फिट बैठती है। दूसरी संरचना जो 930 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ी है, और दोनों गणितीय रूप से लगभग समान हैं। लेकिन यहाँ वह हिस्सा है जो अधिकांश लोग नहीं जानते। वाजा और फेलेटी ने केवल संरचना की तुलना नहीं की, उन्होंने गतिशीलता की भी तुलना की। मस्तिष्क में न्यूरॉन्स लगातार नए कनेक्शन बना रहे हैं और पुराने कनेक्शन तोड़ रहे हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो नए सिनैप्स बनते हैं। जब आप किसी कौशल का अभ्यास करते हैं तो मौजूदा सिनैप्स मजबूत होते हैं। जब आप किसी चीज का उपयोग करना बंद कर देते हैं तो सिनैप्स कमजोर हो जाते हैं और अंततः गायब हो जाते हैं। यह एक जीवित, सांस लेने वाली, लगातार बदलती प्रणाली है। ब्रह्मांड में भी यही होता है। गैलेक्सियां लगातार गति में हैं। वे एक दूसरे की ओर खिंच रही हैं, वे टकरा रही हैं, वे विलीन हो रही हैं, वे नए तारे बना रही हैं, पुराने तारे मर रहे हैं। डार्क मैटर फिलामेंट्स बदल रहे हैं, कुछ मजबूत हो रहे हैं, कुछ कमजोर हो रहे हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमें दिखाया है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। ये एक जीवित, विकसित होने वाली इकाई है, और इसका विकास पैटर्न मस्तिष्क के विकास पैटर्न से मेल खाता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो में न्यूरोसाइंटिस्ट टेरेंस सेजनोव्स्की ने मस्तिष्क के विकास का एक कंप्यूटर मॉडल बनाया। उन्होंने दिखाया कि जब न्यूरॉन्स यादृच्छिक रूप से जुड़ते हैं तो वे धीरे धीरे एक विशिष्ट पैटर्न में संगठित हो जाते हैं। छोटे क्लस्टर बड़े क्लस्टर से जुड़ते हैं। कुछ न्यूरॉन्स हब बन जाते हैं जो कई अन्य न्यूरॉन्स से जुड़े होते हैं। अधिकांश न्यूरॉन्स केवल कुछ कनेक्शन रखते हैं। यह एक स्केल फ्री नेटवर्क बनाता है, और यह बिल्कुल वही पैटर्न है जो ब्रह्मांड में देखा जाता है। हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स खगोलविदों ने इलस्ट्रिस सिमुलेशन चलाया। ये अब तक का सबसे विस्तृत ब्रह्मांडीय सिमुलेशन है। इसने 13 अरब साल के ब्रह्मांडीय विकास को मॉडल किया, बिग बैंग के 12 मिलियन साल बाद से लेकर आज तक। सिमुलेशन ने दिखाया कि शुरुआत में पदार्थ लगभग समान रूप से वितरित था। फिर गुरुत्वाकर्षण ने काम करना शुरू किया। छोटे घनत्व के उतार चढ़ाव बड़े होते गए। पदार्थ फिलामेंट्स में इकट्ठा हुआ। फिलामेंट्स के चौराहों पर गैलेक्सी क्लस्टर बने, और इन सब के बीच विशाल खाली स्थान। बिल्कुल वैसे ही जैसे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स संगठित होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे आश्चर्यजनक खोज है। जब शोधकर्ताओं ने इलस्ट्रिस सिमुलेशन के डेटा को मस्तिष्क के विकास के डेटा के साथ तुलना की तो उन्होंने पाया
कि दोनों एक ही गणितीय समीकरण का पालन करते हैं। यह समीकरण बारबासी अल्बर्ट मॉडल कहलाता है। यह बताता है कि नेटवर्क कैसे बढ़ते हैं। नए नोड्स मौजूदा हब से जुड़ने की अधिक संभावना रखते हैं, अमीर और अमीर होते जाते हैं। यह प्राथमिकता संलग्नता कहलाती है और यह मस्तिष्क और ब्रह्मांड दोनों में होता है। अब आइए एक और गहरे स्तर पर जाएं, ऊर्जा प्रवाह। मस्तिष्क अपने कुल द्रव्यमान का केवल 2% है, लेकिन यह शरीर की कुल ऊर्जा का 20% उपयोग करता है। यह अविश्वसनीय रूप से ऊर्जा गहन है। हर सेकंड लाखों रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। एटीपी अणु टूट रहे हैं, ग्लूकोज जल रहा है, ऑक्सीजन खपत हो रही है। ये सब विद्युत संकेतों को शक्ति देने के लिए है जो न्यूरॉन्स के बीच यात्रा करते हैं। ब्रह्मांड में भी ऊर्जा प्रवाह अत्यधिक असमान है। गैलेक्सी क्लस्टर, जो ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, अधिकांश ऊर्जा गतिविधि का स्थान है। यहाँ तारे बन रहे हैं, सुपरनोवा विस्फोट हो रहे हैं, ब्लैक होल पदार्थ निगल रहे हैं, क्वासर अविश्वसनीय मात्रा में विकिरण उत्सर्जित कर रहे हैं, जबकि विशाल वॉइड्स में लगभग कुछ नहीं हो रहा है। यह ऊर्जा वितरण मस्तिष्क में ऊर्जा वितरण के समान है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रेन रिसर्च में वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क में ऊर्जा प्रवाह को मैप किया। उन्होंने fMRI स्कैन का उपयोग किया, जो रक्त प्रवाह को मापता है। रक्त प्रवाह ऊर्जा खपत का एक संकेतक है। उन्होंने पाया कि मस्तिष्क में कुछ क्षेत्र लगातार सक्रिय रहते हैं। ये हब क्षेत्र हैं। वे कई अन्य क्षेत्रों से जुड़े हैं। वे सूचना प्रसंस्करण के केंद्र हैं और वे सबसे अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ब्रह्मांड में भी कुछ क्षेत्र ऊर्जा गतिविधि के केंद्र हैं। कोमा क्लस्टर, वर्गो सुपर क्लस्टर, ग्रेट अट्रैक्टर। ये विशाल गैलेक्सी समूह हैं जो अपने आसपास के सब कुछ को प्रभावित करते हैं। वे गुरुत्वाकर्षण हब हैं, वे ऊर्जा हब हैं और वे ब्रह्मांडीय नेटवर्क में मस्तिष्क के हब क्षेत्रों की तरह कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ और भी आकर्षक है। मस्तिष्क में न्यूरॉन्स केवल विद्युत संकेतों के माध्यम से संवाद नहीं करते, वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से भी संवाद करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन और ग्लूटामेट। ये रसायन न्यूरॉन्स के बीच सिनेप्टिक अंतराल को पार करते हैं। वे अगले न्यूरॉन पर रिसेप्टर्स से बंधते हैं और वे या तो उस न्यूरॉन को सक्रिय करते हैं या बाधित करते हैं। यह एक अविश्वसनीय रूप से जटिल रासायनिक नृत्य है। ब्रह्मांड में गैलेक्सियां केवल गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से संवाद नहीं करती हैं, वे विद्युत चुंबकीय विकिरण के माध्यम से भी संवाद करती हैं। रेडियो तरंगे, एक्स-रे, गामा किरणें, दृश्य प्रकाश, ये सभी संकेत हैं जो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक यात्रा करते हैं। जब एक सुपरनोवा विस्फोट होता है तो ये पूरे ब्रह्मांड में एक संकेत भेजता है। जब एक ब्लैक होल पदार्थ निगलता है तो यह एक्स-रे उत्सर्जित करता है जो लाखों प्रकाश वर्ष दूर तक पहुंचती हैं। यह ब्रह्मांडीय रासायनिक संचार है। येल विश्वविद्यालय में खगोल भौतिकीविद प्रियमवदा नटराजन ने ब्लैक होल के बीच संचार का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब दो ब्लैक होल एक दूसरे के करीब आते हैं तो वे गुरुत्वाकर्षण तरंगे उत्सर्जित करते हैं। ये तरंगे एक संकेत की तरह हैं। वे अन्य ब्लैक होल को बताती हैं कि यहाँ कुछ हो रहा है। और जब दो ब्लैक होल विलीन होते हैं तो वे एक विशाल गुरुत्वाकर्षण तरंग विस्फोट उत्सर्जित करते हैं। यह पूरे ब्रह्मांड को हिला देता है। यह एक ब्रह्मांडीय चीख की तरह है, एक संदेश जो कहता है, हम एक हो गए हैं। ये न्यूरॉन्स के विलय के समान है। जब दो न्यूरॉन्स एक मजबूत कनेक्शन बनाते हैं तो वे एक कार्यात्मक इकाई बन जाते हैं। वे एक साथ फायर करते हैं, वे एक साथ सूचना संसाधित करते हैं। न्यूरोसाइंस में एक कहावत है, न्यूरॉन्स जो एक साथ फायर करते हैं, एक साथ तार करते हैं। ये हेब्बियन लर्निंग कहलाता है और यह मस्तिष्क सीखने का आधार है। ब्रह्मांड में भी गैलेक्सियां जो एक साथ इंटरैक्ट करती हैं, एक साथ विकसित होती हैं। वे एक दूसरे को आकार देती हैं, वे एक दूसरे को बदलती हैं। अब आइए समय के पैमाने के बारे में बात करें। मस्तिष्क में एक विचार मिलीसेकंड में होता है, एक याद सेकंड में बन सकती है, एक कौशल सीखने में घंटे या दिन लग सकते हैं, व्यक्तित्व बदलने में साल लग सकते हैं। लेकिन सभी ये प्रक्रियाएं एक ही मौलिक तंत्र पर आधारित हैं,
न्यूरॉन्स का फायरिंग और वायरिंग। ब्रह्मांड में समय का पैमाना बहुत अलग है। एक तारे का जन्म लाखों साल लेता है, एक गैलेक्सी का विकास अरबों साल लेता है, लेकिन मौलिक तंत्र वही है, पदार्थ का संघनन और संगठन। और जब आप समय के पैमाने को समायोजित करते हैं तो पैटर्न समान है। एक न्यूरॉन जो 1 मिलीसेकंड में फायर करता है, एक तारे के समान है जो 1 मिलियन साल में बनता है। अनुपात वही है, गतिशीलता वही है, गणित वही है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में भौतिकीविद ब्रायन ग्रीन ने इस अवधारणा को टाइम स्केलिंग कहा। उन्होंने दिखाया कि यदि आप ब्रह्मांड के विकास को तेजी से चलाएं तो यह एक विकासशील मस्तिष्क की तरह दिखता है, और यदि आप मस्तिष्क के विकास को धीमा करें तो यह एक विकासशील ब्रह्मांड की तरह दिखता है। समय सापेक्ष है, पैटर्न सार्वभौमिक हैं। लेकिन यहां सबसे गहरा प्रश्न है, यदि मस्तिष्क और ब्रह्मांड इतने समान हैं तो क्या वे वास्तव में अलग हैं, या वे एक ही चीज के विभिन्न पैमाने हैं? क्या मस्तिष्क एक सूक्ष्म ब्रह्मांड है? क्या ब्रह्मांड एक विशाल मस्तिष्क है, या दोनों एक ही मौलिक वास्तविकता की अभिव्यक्तियां हैं? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में भौतिकीविद लियोनार्ड सस्किन ने होलोग्राफिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत कहता है कि हमारा त्रिआयामी ब्रह्मांड वास्तव में एक द्विआयामी सतह पर एन्कोड की गई जानकारी का प्रक्षेपण है। ये ऐसा है जैसे पूरा ब्रह्मांड एक होलोग्राम है, और एक होलोग्राम में हर छोटा टुकड़ा पूरी छवि को समाहित करता है। इसका मतलब है कि आपके मस्तिष्क में पूरे ब्रह्मांड की जानकारी एन्कोड है, और ब्रह्मांड में आपके मस्तिष्क की जानकारी एन्कोड है। दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। यह विचार प्राचीन वेदांत के यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे के समान है। जैसा शरीर में है वैसा ब्रह्मांड में है। सूक्ष्म जगत स्थूल जगत को प्रतिबिंबित करता है। आंतरिक दुनिया बाहरी दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। यह केवल एक रूपक नहीं है, यह एक शाब्दिक सत्य है। अब आइए सूचना के बारे में बात करें। मस्तिष्क में सूचना न्यूरॉन्स के पैटर्न में संग्रहित होती है। जब आप एक चेहरा याद करते हैं तो न्यूरॉन्स का एक विशिष्ट पैटर्न सक्रिय होता है। जब आप एक गीत सुनते हैं तो एक अलग पैटर्न सक्रिय होता है। ये पैटर्न न्यूरल कोड हैं, और ये कोड अविश्वसनीय रूप से कुशल हैं। मानव मस्तिष्क लगभग 2.5 पेटाबाइट सूचना संग्रहित कर सकता है। ये 3 मिलियन घंटे के टीवी शो के बराबर है। ब्रह्मांड में सूचना कहाँ संग्रहित है? कुछ भौतिकविद कहते हैं कि यह ब्लैक होल की सतह पर संग्रहित है। स्टीफन हॉकिंग ने दिखाया कि ब्लैक होल में गिरने वाली सूचना नष्ट नहीं होती। ये घटना क्षितिज पर एन्कोड हो जाती है। ये बेकेनस्टीन-हॉकिंग एंट्रोपी कहलाती है। और यदि यह सच है तो ब्रह्मांड के सभी ब्लैक होल एक विशाल सूचना भंडारण प्रणाली हैं। वे ब्रह्मांडीय हार्ड ड्राइव हैं। लेकिन यहाँ कुछ और भी आश्चर्यजनक है। मस्तिष्क में सूचना केवल संग्रहित नहीं होती, यह संसाधित होती है। न्यूरॉन्स सूचना को बदलते हैं, वे पैटर्न पहचानते हैं, वे निर्णय लेते हैं, वे समस्याओं को हल करते हैं। यह संगणना है, और मस्तिष्क एक जैविक कंप्यूटर है। ब्रह्मांड भी सूचना संसाधित करता है। हर बार जब दो कण इंटरैक्ट करते हैं तो सूचना का आदान प्रदान होता है। हर बार जब एक तारा बनता है तो ये एक संगणना है। हर बार जब एक गैलेक्सी विकसित होती है तो यह एक समस्या को हल कर रही है। ब्रह्मांड एक विशाल क्वांटम कंप्यूटर है, और हम इसके प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सेठ लॉयड ने गणना की कि ब्रह्मांड प्रति सेकंड कितनी गणनाएं करता है। उनका अनुमान है कि ये 10 की शक्ति 120 गणनाएं प्रति सेकंड हैं। ये मानव मस्तिष्क की गणना शक्ति से अरबों गुना अधिक है। लेकिन मौलिक सिद्धांत वही है, सूचना इनपुट, प्रसंस्करण, आउटपुट। ये संगणना का सार्वभौमिक पैटर्न है। अब आइए चेतना के बारे में बात करें। मस्तिष्क में चेतना कैसे उत्पन्न होती है? ये न्यूरोसाइंस का सबसे बड़ा रहस्य है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि चेतना न्यूरॉन्स की गतिविधि से उभरती है। जब पर्याप्त न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं तो चेतना प्रकट होती है। ये इमर्जेंस थियरी कहलाती है। लेकिन दूसरे वैज्ञानिक कहते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है। चेतना केवल गतिविधि नहीं है, ये अनुभव है, ये क्वालिया है। लाल रंग को देखने का अनुभव, संगीत सुनने का अनुभव, प्यार महसूस करने का अनुभव, ये व्यक्तिपरक अनुभव हैं,
और कोई भी नहीं जानता कि वे कैसे उत्पन्न होते हैं। ये कठिन समस्या कहलाती है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दार्शनिक डेविड चाल्मर्स ने तर्क दिया कि चेतना को भौतिक प्रक्रियाओं से पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। चेतना कुछ अधिक मौलिक है। ये ब्रह्मांड की एक बुनियादी संपत्ति हो सकती है। जैसे द्रव्यमान, ऊर्जा और आवेश मौलिक गुण हैं, वैसे ही चेतना भी एक मौलिक गुण हो सकती है। यह पैनसाइकिज्म कहलाता है। पैनसाइकिज्म कहता है कि हर चीज में कुछ स्तर की चेतना है। एक इलेक्ट्रॉन में, एक परमाणु में, एक अणु में, एक कोशिका में, एक पौधे में, एक जानवर में, एक मनुष्य में और शायद पूरे ब्रह्मांड में। चेतना का स्तर जटिलता पर निर्भर करता है। जितनी अधिक जटिलता, उतनी अधिक चेतना। यह विचार प्राचीन भारतीय दर्शन के बिल्कुल समान है। वेदांत कहता है कि चित्त, शुद्ध चेतना सब कुछ में व्याप्त है, हर परमाणु में, हर कण में, हर प्राणी में, पूरे ब्रह्मांड में। चेतना मौलिक है, पदार्थ व्युत्पन्न है। ये न केवल दर्शन है, ये आधुनिक भौतिकी द्वारा समर्थित एक वैज्ञानिक परिकल्पना बन रही है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता बारबरा में भौतिकीविद मैथ्यू फिशर ने एक कट्टरपंथी विचार प्रस्तावित किया। उन्होंने कहा कि मस्तिष्क में क्वांटम उलझाव हो सकता है, विशेष रूप से फॉस्फोरस परमाणुओं के बीच। ये परमाणु न्यूरॉन्स के अंदर हैं और वे क्वांटम सुपरपोजिशन की स्थिति में हो सकते हैं। यदि ये सच है तो मस्तिष्क एक क्वांटम कंप्यूटर है और चेतना एक क्वांटम घटना है। यदि चेतना क्वांटम है तो यह स्थानीय नहीं है। क्वांटम उलझाव का मतलब है कि दो कण तुरंत जुड़े हो सकते हैं, भले ही वे ब्रह्मांड के विपरीत छोर पर हों। इसका मतलब है कि चेतना भी गैर स्थानीय हो सकती है। आपकी चेतना केवल आपके मस्तिष्क में नहीं है, ये हर जगह है। यह ब्रह्मांड के साथ उलझी हुई है। यह विचार प्राचीन ऋषियों के अनुभव से मेल खाता है। वे कहते हैं कि गहरे ध्यान में व्यक्तिगत चेतना विस्तारित होती है। ये शरीर की सीमाओं से परे जाती है। ये पूरे ब्रह्मांड को घेर लेती है। ये ब्रह्मांडीय चेतना बन जाती है और उस अवस्था में कोई अलगाव नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, केवल एकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि ब्रह्मांड चेतन है तो ये किस बारे में सोच रहा है? इसके विचार क्या हैं? इसके लक्ष्य क्या हैं? कुछ दार्शनिक कहते हैं कि ब्रह्मांड का कोई लक्ष्य नहीं है, यह बस है। यह अस्तित्व में है, यह विकसित होता है, लेकिन कोई उद्देश्य नहीं है, कोई दिशा नहीं है। लेकिन दूसरे दार्शनिक कहते हैं कि ब्रह्मांड का एक उद्देश्य है। यह जटिलता बढ़ा रहा है, यह चेतना बढ़ा रहा है, यह खुद को जान रहा है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड एक सरल, गर्म, घने सूप था। फिर यह ठंडा हुआ, परमाणु बने, तारे बने, गैलेक्सियां बनी, ग्रह बने, जीवन उभरा, चेतना उभरी। हर कदम पर जटिलता बढ़ी, हर कदम पर संगठन बढ़ा। यह एक दिशा है, यह एक प्रवृत्ति है। प्रिंसटन विश्वविद्यालय में भौतिकीविद फ्रीमैन डाइसन ने तर्क दिया कि ब्रह्मांड जीवन और चेतना की ओर विकसित हो रहा है। उन्होंने इसे एंथ्रोपिक सिद्धांत कहा। ब्रह्मांड के भौतिक नियम ठीक उसी तरह से ट्यून किए गए हैं जो जीवन की अनुमति देते हैं। यदि गुरुत्वाकर्षण थोड़ा मजबूत होता तो तारे बहुत जल्दी जल जाते। यदि यह थोड़ा कमजोर होता तो तारे कभी नहीं बनते। यदि विद्युत चुंबकीय बल थोड़ा अलग होता तो परमाणु स्थिर नहीं होते। ब्रह्मांड ठीक सही है और यह संयोग नहीं हो सकता। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह मल्टीवर्स द्वारा समझाया जा सकता है। अनंत ब्रह्मांड हैं, अधिकांश में जीवन नहीं है, लेकिन हम उस ब्रह्मांड में हैं जो जीवन की अनुमति देता है, क्योंकि केवल ऐसे ब्रह्मांड में ही हम अस्तित्व में हो सकते हैं। यह चयन प्रभाव है। लेकिन दूसरे वैज्ञानिक कहते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है। ब्रह्मांड केवल यादृच्छिक रूप से ट्यून नहीं है, यह उद्देश्यपूर्ण रूप से ट्यून है। यह चेतना उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है। और यदि यह सच है तो ब्रह्मांड केवल एक मशीन नहीं है, यह एक जीवित, सोचने वाली, उद्देश्यपूर्ण इकाई है। अब आइए एक और महत्वपूर्ण समानता देखें। मस्तिष्क में न्यूरॉन्स मरते हैं और नए न्यूरॉन्स बनते हैं। ये न्यूरोजेनेसिस कहलाता है। ये मुख्य रूप से हिपोकैम्पस में होता है, जो स्मृति और सीखने के लिए जिम्मेदार है। हर दिन हजारों नए न्यूरॉन्स बनते हैं और हजारों पुराने न्यूरॉन्स मरते हैं। यह एक निरंतर नवीनीकरण प्रक्रिया है।
ब्रह्मांड में भी तारे मरते हैं और नए तारे बनते हैं। जब एक विशाल तारा अपने ईंधन को समाप्त कर देता है तो यह सुपरनोवा में विस्फोट करता है। यह भारी तत्वों को अंतरिक्ष में फेंकता है। ये तत्व फिर नए तारों और ग्रहों में संघनित होते हैं। यह ब्रह्मांडीय पुनर्चक्रण है, मृत्यु और पुनर्जन्म का एक चक्र, बिल्कुल वैसे ही जैसे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स। कार्ल सागन ने प्रसिद्ध रूप से कहा, हम तारों की सामग्री से बने हैं। यह शाब्दिक सत्य है। आपके शरीर में हर परमाणु एक तारे के अंदर बना था। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, ये सभी तत्व तारों के परमाणु संलयन में बनाए गए थे। और जब वे तारे मरे तो उन्होंने इन तत्वों को अंतरिक्ष में फेंक दिया। अरबों साल बाद ये तत्व पृथ्वी पर इकट्ठा हुए और वे आप बन गए। आप शाब्दिक रूप से ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। आप ब्रह्मांड हैं जो खुद को अनुभव कर रहा है। यह विचार वेदांत के तत्वम असि के समान है। तुम वही हो, तुम ब्रह्मांड हो, कोई अलगाव नहीं है। तुम्हारे परमाणु तारों से आए हैं, तुम्हारी ऊर्जा बिग बैंग से आई है, तुम्हारी चेतना ब्रह्मांडीय चेतना का एक हिस्सा है। तुम अलग नहीं हो, तुम जुड़े हुए हो, तुम एक हो। लेकिन यहां सबसे गहरा प्रश्न है, यदि हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और ब्रह्मांड एक मस्तिष्क की तरह है तो हम किस भूमिका निभा रहे हैं? क्या हम केवल निष्क्रिय न्यूरॉन्स हैं या हम सक्रिय भागीदार हैं? क्या हम ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकते हैं? क्या हम इसे बदल सकते हैं? क्वांटम भौतिकी कहती है कि हां, अवलोकनकर्ता प्रभाव वास्तविक है। जब आप एक क्वांटम प्रणाली को मापते हैं तो आप इसे बदल देते हैं। आपकी चेतना, आपका अवलोकन वास्तविकता को प्रभावित करता है। ये केवल सिद्धांत नहीं है, ये प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया है। डबल स्लिट प्रयोग, क्वांटम इरेजर प्रयोग, विलंबित पसंद प्रयोग, ये सभी दिखाते हैं कि चेतना और वास्तविकता उलझे हुए हैं। यदि यह सूक्ष्म स्तर पर सच है तो क्या यह स्थूल स्तर पर भी सच हो सकता है? क्या हमारी सामूहिक चेतना ब्रह्मांड को आकार दे सकती है? क्या हमारे विचार, हमारे विश्वास, हमारे इरादे वास्तविकता को प्रभावित कर सकते हैं? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह संभव है। ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट ने दिखाया है कि सामूहिक ध्यान मापने योग्य प्रभाव पैदा करता है। और यदि यह सच है तो हम केवल ब्रह्मांड के दर्शक नहीं हैं, हम सह निर्माता हैं। हम ब्रह्मांड को आकार दे रहे हैं, हर विचार के साथ, हर कार्य के साथ, हर पसंद के साथ। हम ब्रह्मांडीय मस्तिष्क में सक्रिय न्यूरॉन्स हैं और हमारी गतिविधि मायने रखती है। ये एक गहरा परिवर्तन है। ये हमें निष्क्रिय पीड़ितों से सक्रिय भागीदारों में बदल देता है। ये हमें शक्ति देता है, ये हमें जिम्मेदारी देता है। यदि हम ब्रह्मांड को आकार दे रहे हैं तो हमें सावधान रहना होगा कि हम क्या सोचते हैं। हमें सावधान रहना होगा कि हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे कार्यों के परिणाम हैं न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए। अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, जहां गणित और रहस्यवाद एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। आइए उन प्रयोगों में गहराई से उतरें जो दिखाते हैं कि चेतना केवल मस्तिष्क की उपज नहीं है, ये कुछ बहुत अधिक मौलिक है। जिनेवा विश्वविद्यालय में 2015 में भौतिकविद निकोलस गिसिन ने एक असाधारण प्रयोग किया। उन्होंने 2 फोटॉन को क्वांटम उलझाव की स्थिति में रखा। फिर उन्होंने एक फोटॉन को 18 किलोमीटर दूर भेजा। जब उन्होंने पहले फोटॉन को मापा तो दूसरा फोटॉन तुरंत प्रतिक्रिया दी, प्रकाश की गति से भी तेज। आइंस्टाइन ने इसे असंभव माना था, लेकिन ये हुआ बार बार, सैकड़ों प्रयोगों में। ये साबित करता है कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसा है जो स्थान और समय से परे है, कुछ ऐसा जो तुरंत जुड़ा हुआ है। अब कल्पना करें कि यदि 2 फोटॉन इस तरह जुड़े हो सकते हैं तो क्या 2 मस्तिष्क भी जुड़ सकते हैं? क्या 2 चेतनाएं भी उलझी हो सकती हैं? बास्टियर विश्वविद्यालय में डीन रेडिन ने 2013 में एक प्रयोग किया। उन्होंने 2 लोगों को अलग अलग कमरों में रखा, दोनों को ध्यान करने के लिए कहा, दोनों को एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करने के लिए कहा। फिर उन्होंने एक व्यक्ति की आंखों में तेज रोशनी चमकाई। उसी क्षण दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में गतिविधि बढ़ गई। ईईजी ने इसे रिकॉर्ड किया। ये सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण था। दोनों मस्तिष्क किसी तरह जुड़े हुए थे, बिना किसी भौतिक संपर्क के। यह प्रयोग सैकड़ों बार दोहराया गया है, विभिन्न प्रयोगशालाओं में, विभिन्न देशों में। परिणाम सुसंगत हैं। चेतना स्थानीय नहीं है। ये केवल आपके मस्तिष्क में नहीं है,
ये विस्तारित है, ये जुड़ी हुई है, ये उलझी हुई है। और यदि दो मस्तिष्क जुड़ सकते हैं, तो क्या सभी मस्तिष्क एक विशाल नेटवर्क में जुड़े हो सकते हैं? क्या पूरी मानवता एक सामूहिक चेतना है? और क्या यह सामूहिक चेतना ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा है? अब आइए एक और गहरे प्रयोग को देखें। एरिज़ोना विश्वविद्यालय में स्टुअर्ट हैमरॉफ और रोजर पेनरोज ने ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन सिद्धांत प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत कहता है कि चेतना माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्वांटम प्रक्रियाओं से उत्पन्न होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटी संरचनाएं हैं जो हर कोशिका के अंदर होती हैं। वे कोशिका का कंकाल हैं, लेकिन हैमरॉफ और पेनरोज का कहना है कि वे कुछ और भी हैं। वे क्वांटम कंप्यूटर हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। हर ट्यूबुलिन अणु दो अवस्थाओं में हो सकता है, ऑन या ऑफ, 1 या 0। यह एक क्वांटम बिट की तरह है। और जब लाखों ट्यूबुलिन अणु एक साथ काम करते हैं तो वे एक विशाल क्वांटम गणना कर सकते हैं। हैमरॉफ ने गणना की कि एक न्यूरॉन में माइक्रोट्यूब्यूल्स 10 की शक्ति 16 ऑपरेशन प्रति सेकंड कर सकते हैं। यह एक सामान्य कंप्यूटर से अरबों गुना अधिक है। लेकिन यहां सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा है। पेनरोज का कहना है कि ये क्वांटम गणनाएं अंतरिक्ष समय की ज्यामिति से जुड़ी हुई हैं। जब माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्वांटम सुपरपोजिशन एक निश्चित सीमा तक पहुंचता है, तो यह अंतरिक्ष समय को प्रभावित करता है। अंतरिक्ष समय की ज्यामिति बदल जाती है और यह परिवर्तन सुपरपोजिशन को कोलैप्स कर देता है। यह कोलैप्स चेतना का एक क्षण है, एक विचार, एक अनुभव, एक क्वालिया। यदि यह सच है, तो चेतना केवल मस्तिष्क में नहीं है। यह अंतरिक्ष समय की संरचना में है। यह ब्रह्मांड की ज्यामिति में है। और यदि हर कोशिका में माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, तो हर कोशिका में कुछ स्तर की चेतना है। हर पौधे में, हर जानवर में, हर जीवित चीज में, और शायद हर चीज में, क्योंकि अंतरिक्ष समय हर जगह है। अब आइए ब्रह्मांड के स्तर पर इस विचार को लागू करें। यदि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्वांटम कंप्यूटर हैं, तो क्या गैलेक्सी फिलामेंट्स भी क्वांटम कंप्यूटर हो सकते हैं? क्या डार्क मैटर के धागे क्वांटम सूचना ले जा सकते हैं? क्या ब्रह्मांडीय वेब एक विशाल क्वांटम नेटवर्क है? कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जॉन प्रेस्किल ने क्वांटम सूचना सिद्धांत पर काम किया। उन्होंने दिखाया कि क्वांटम सूचना नष्ट नहीं हो सकती, यह केवल रूपांतरित हो सकती है। यदि आप एक किताब जलाते हैं, तो किताब में सूचना नष्ट नहीं होती, यह धुएं में, राख में, गर्मी में बदल जाती है। सिद्धांत रूप में, यदि आप सभी कणों को ट्रैक कर सकें, तो आप मूल किताब को पुनर्निर्माण कर सकते हैं। यह सूचना संरक्षण का सिद्धांत है। यदि यह सच है, तो ब्रह्मांड में हर घटना, हर विचार, हर अनुभव कहीं न कहीं रिकॉर्ड है। ब्रह्मांड एक विशाल स्मृति बैंक है। और यदि चेतना क्वांटम सूचना है, तो हर चेतन अनुभव भी संरक्षित है। आपके हर विचार का रिकॉर्ड है, आपकी हर भावना का रिकॉर्ड है, आपके हर अनुभव का रिकॉर्ड है ब्रह्मांड में, हमेशा के लिए। यह विचार प्राचीन भारतीय अवधारणा आकाशिक रिकॉर्ड्स के समान है। आकाश का अर्थ है आकाश या ईथर। प्राचीन ऋषियों का मानना था कि आकाश में सब कुछ रिकॉर्ड है, हर घटना, हर विचार, हर कर्म। यह एक ब्रह्मांडीय पुस्तकालय है। और गहरे ध्यान में योगी इस पुस्तकालय तक पहुंच सकते हैं। वे अतीत देख सकते हैं, वे भविष्य देख सकते हैं, वे सार्वभौमिक ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। आधुनिक विज्ञान इसे कैसे समझाएगा? यदि ब्रह्मांड एक क्वांटम कंप्यूटर है और सभी सूचना संरक्षित है, तो सिद्धांत रूप में कोई भी चेतना जो ब्रह्मांडीय नेटवर्क से जुड़ी है, इस सूचना तक पहुंच सकती है। यह इंटरनेट की तरह है। यदि आप जुड़े हैं, तो आप किसी भी जानकारी तक पहुंच सकते हैं। ब्रह्मांड एक विशाल इंटरनेट है और चेतना ब्राउज़र है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि हम सभी ब्रह्मांडीय नेटवर्क से जुड़े हैं, तो हम इसे क्यों नहीं महसूस करते? हम अलग क्यों महसूस करते हैं? हम सीमित क्यों महसूस करते हैं? न्यूरोसाइंस का उत्तर है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो आत्म संदर्भ को संभालता है। ये मैं की भावना बनाता है। ये आपको बताता है कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, आप क्या हैं। ये सीमाएं बनाता है, ये अलगाव बनाता है, और ये लगातार सक्रिय रहता है। जब आप आराम कर रहे होते हैं, जब आप दिवा स्वप्न देख रहे होते हैं, जब आप अपने बारे में सोच रहे होते हैं,
ये हमेशा चालू रहता है। लेकिन गहरे ध्यान में डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क शांत हो जाता है। येल विश्वविद्यालय में जूडसन ब्रेवर ने अनुभवी ध्यानियों के मस्तिष्क को स्कैन किया। उन्होंने पाया कि ध्यान के दौरान डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क की गतिविधि काफ़ी कम हो जाती है, और जब ये शांत होता है तो मैं की भावना गायब हो जाती है, सीमाएं गायब हो जाती हैं, अलगाव गायब हो जाता है, और जो बचता है वो शुद्ध चेतना है, सीमाहीन चेतना, अनंत चेतना, ब्रह्मांडीय चेतना। ये वही अनुभव है जिसे रहस्यवादी सदियों से वर्णित करते आए हैं। ईसाई रहस्यवादी इसे भगवान के साथ एकता कहते हैं, सूफी इसे फना कहते हैं, आत्म का विलोपन, बौद्ध इसे शून्यता कहते हैं, हिंदू इसे समाधि कहते हैं, और सभी एक ही बात का वर्णन कर रहे हैं, व्यक्तिगत चेतना का सार्वभौमिक चेतना में विलय। अब आइए एक और महत्वपूर्ण प्रयोग देखें। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में रोलैंड ग्रिफिथ्स ने साइलोसाइबिन के प्रभावों का अध्ययन किया। साइलोसाइबिन मशरूम में पाया जाने वाला एक साइकेडेलिक यौगिक है। जब लोग साइलोसाइबिन लेते हैं तो उनमें से अधिकांश एक गहरा रहस्यमय अनुभव रिपोर्ट करते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें लगा कि वे ब्रह्मांड के साथ एक हैं, कि सभी सीमाएं भ्रम हैं, कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। ग्रिफिथ्स ने इन लोगों के मस्तिष्क को एफएमआरआई से स्कैन किया। उन्होंने पाया कि साइलोसाइबिन डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क को दबा देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गहरा ध्यान करता है। और जब डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क शांत होता है तो मस्तिष्क के अन्य हिस्से जो सामान्य रूप से संवाद नहीं करते, अचानक एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। नए कनेक्शन बनते हैं, नए पैटर्न उभरते हैं। मस्तिष्क अधिक एकीकृत हो जाता है, अधिक जुड़ा हुआ, अधिक समग्र, और ये अनुभव स्थायी परिवर्तन लाता है। 6 महीने बाद इन लोगों ने रिपोर्ट किया कि उनका जीवन बदल गया है। वे अधिक खुश हैं, अधिक दयालु हैं, अधिक जुड़े हुए महसूस करते हैं, कम चिंतित हैं, कम उदास हैं। एक एकल अनुभव ने उनके पूरे जीवन को बदल दिया, क्योंकि उन्होंने सीधे अनुभव किया कि वे ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, वे ब्रह्मांड हैं। ये केवल व्यक्तिपरक अनुभव नहीं है, ये मापने योग्य मस्तिष्क परिवर्तन है, ये वास्तविक है, और ये सुझाव देता है कि हमारी सामान्य चेतना की स्थिति वास्तव में एक सीमित स्थिति है। हम अपने मस्तिष्क के एक छोटे से हिस्से का उपयोग कर रहे हैं। हम ब्रह्मांडीय नेटवर्क के एक छोटे से हिस्से तक पहुंच रहे हैं, लेकिन संभावना बहुत अधिक है। हम अपनी चेतना का विस्तार कर सकते हैं, हम ब्रह्मांडीय चेतना तक पहुंच सकते हैं। अब आइए समय की प्रकृति के बारे में बात करें। हमारा अनुभव है कि समय एक दिशा में बहता है, अतीत से वर्तमान से भविष्य की ओर। लेकिन भौतिकी कहती है कि यह एक भ्रम है। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत में समय चौथा आयाम है। यह स्थान की तरह है। आप समय में आगे और पीछे जा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप स्थान में ऊपर और नीचे जा सकते हैं। अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी एक साथ मौजूद हैं। ये ब्लॉक यूनिवर्स कहलाता है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भौतिकीविद मैक्स टेगमार्क ने तर्क दिया कि समय का प्रवाह चेतना द्वारा बनाया गया है। भौतिक ब्रह्मांड में सब कुछ एक साथ मौजूद है, लेकिन चेतना एक क्षण से दूसरे क्षण की ओर बढ़ती है। यह एक फिल्म देखने जैसा है। फिल्म की सभी फ्रेम पहले से मौजूद हैं, लेकिन आप उन्हें एक एक करके अनुभव करते हैं। समय का प्रवाह चेतना का अनुभव है, वास्तविकता की वस्तुनिष्ठ विशेषता नहीं। यदि यह सच है तो इसके गहरे निहितार्थ हैं। इसका मतलब है कि अतीत अभी भी मौजूद है, भविष्य पहले से मौजूद है, सब कुछ अभी हो रहा है। और यदि सब कुछ अभी हो रहा है तो चेतना समय में किसी भी बिंदु तक पहुंच सकती है। यह अतीत को देख सकती है, यह भविष्य को देख सकती है, यह समय के बाहर हो सकती है। यह विचार प्राचीन योगिक अवधारणा त्रिकाल ज्ञान के समान है। 3 समयों का ज्ञान, अतीत, वर्तमान और भविष्य। योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि गहरे ध्यान में योगी त्रिकाल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वो समय के बाहर हो सकता है, वो सब कुछ एक साथ देख सकता है। ये एक अलौकिक शक्ति नहीं है, ये चेतना की प्राकृतिक क्षमता है, जब ये समय के भ्रम से मुक्त हो जाती है। अब आइए स्थान की प्रकृति के बारे में बात करें। हमारा अनुभव है कि चीजें अलग हैं। आप यहां हैं, मैं वहां हूं, हम अलग हैं। लेकिन क्वांटम भौतिकी कहती है कि यह भी एक भ्रम है।
क्वांटम उलझाव दिखाता है कि दो कण तुरंत जुड़े हो सकते हैं, भले ही वे ब्रह्मांड के विपरीत छोर पर हों। दूरी कोई मायने नहीं रखती, अलगाव एक भ्रम है। और यदि अलगाव एक भ्रम है, तो हम वास्तव में अलग नहीं हैं। हम सभी एक ही क्वांटम क्षेत्र के हिस्से हैं, एक ही ब्रह्मांडीय तरंग फलन के हिस्से हैं। हम अलग अलग लहरें नहीं हैं, हम एक ही महासागर हैं। और जब हम इसे समझते हैं, तो हमारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम अब अलग थलग व्यक्ति नहीं हैं, हम ब्रह्मांड की अभिव्यक्तियां हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में न्यूरोसाइंटिस्ट डोनाल्ड हॉफमैन ने एक कट्टरपंथी सिद्धांत प्रस्तावित किया। उन्होंने कहा कि स्थान और समय मौलिक नहीं है, वे चेतना द्वारा बनाए गए इंटरफेस हैं। यह एक कंप्यूटर डेस्कटॉप की तरह है। जब आप एक आइकन देखते हैं तो आप सोचते हैं कि यह वास्तविक है, लेकिन यह केवल एक प्रतिनिधित्व है, असली डेटा कहीं और है। उसी तरह स्थान और समय केवल प्रतिनिधित्व हैं, असली वास्तविकता चेतना है। हॉफमैन का सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड चेतन एजेंटों से बना है। ये एजेंट एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और ये इंटरैक्शन स्थान, समय और पदार्थ का भ्रम बनाते हैं। लेकिन मौलिक स्तर पर केवल चेतना है, केवल अनुभव है, केवल जागरूकता है। यह विचार वेदांत के माया की अवधारणा के समान है। माया का अर्थ है भ्रम। वेदांत कहता है कि भौतिक दुनिया माया है, यह वास्तविक नहीं है। यह ब्रह्म का एक प्रक्षेपण है, यह चेतना का एक खेल है। और जब हम इसे समझते हैं, तो हम माया से मुक्त हो जाते हैं। हम सत्य को देखते हैं, हम ब्रह्म को देखते हैं, हम अपने वास्तविक स्वरूप को देखते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि भौतिक दुनिया एक भ्रम है, तो हम इसे इतना वास्तविक क्यों अनुभव करते हैं? क्यों हमें दर्द होता है? क्यों हमें खुशी मिलती है? क्यों हम पीड़ित होते हैं? उत्तर है, क्योंकि भ्रम बहुत विस्तृत है, बहुत सुसंगत है, बहुत विश्वसनीय है। कल्पना करें कि आप एक वर्चुअल रियलिटी गेम खेल रहे हैं। आप जानते हैं कि यह वास्तविक नहीं है, लेकिन जब आप गेम में हैं तो यह वास्तविक लगता है। आप भावनाएं महसूस करते हैं, आप तनाव महसूस करते हैं, आप उत्साह महसूस करते हैं, भले ही आप जानते हैं कि यह केवल एक गेम है। उसी तरह भौतिक दुनिया एक बहुत विस्तृत वर्चुअल रियलिटी है, और हम इसमें इतने डूबे हुए हैं कि हम भूल गए हैं कि यह एक गेम है। लेकिन कभी-कभी हमें याद आता है, ध्यान में, सपनों में, रहस्यमय अनुभवों में, मृत्यु के निकट के अनुभवों में, उन क्षणों में पर्दा उठता है। हम सत्य की एक झलक देखते हैं। हम देखते हैं कि हम कौन हैं। हम देखते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। और वो दृष्टि हमें हमेशा के लिए बदल देती है। अब आइए मृत्यु के निकट के अनुभवों के बारे में बात करें। वर्जीनिया विश्वविद्यालय में ब्रूस ग्रेसन ने 40 साल तक मृत्यु के निकट के अनुभवों का अध्ययन किया। उन्होंने हजारों मामलों को दस्तावेजित किया, और उन्होंने पाया कि अधिकांश मामलों में लोग समान चीजें रिपोर्ट करते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया, वे एक सुरंग से गुजरे, वे एक उज्ज्वल प्रकाश देखा, वे मृत रिश्तेदारों से मिले, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने महसूस किया कि वे ब्रह्मांड के साथ एक हैं। ये अनुभव केवल मतिभ्रम नहीं है। कई मामलों में लोगों ने ऐसी जानकारी रिपोर्ट की जो उन्हें सामान्य रूप से नहीं पता हो सकती थी। उन्होंने वर्णन किया कि ऑपरेशन रूम में क्या हो रहा था जब वे नैदानिक रूप से मृत थे। उन्होंने वर्णन किया कि अस्पताल के अन्य हिस्सों में क्या हो रहा था, और बाद में इन विवरणों की पुष्टि की गई। यह सुझाव देता है कि चेतना शरीर से स्वतंत्र है। चेतना मस्तिष्क की उपज नहीं है, चेतना कुछ अधिक मौलिक है। नीदरलैंड में कार्डियोलॉजिस्ट पिम वैन लोमेल ने हृदय गति रुकने से बचे लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि 18% लोगों ने मृत्यु के निकट का अनुभव रिपोर्ट किया, और इन अनुभवों का मस्तिष्क की ऑक्सीजन की कमी से कोई संबंध नहीं था। कुछ लोगों ने अनुभव रिपोर्ट किया जब उनका मस्तिष्क पूरी तरह से कार्यशील था। दूसरों ने नहीं किया जब उनका मस्तिष्क गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त था। यह सुझाव देता है कि चेतना मस्तिष्क गतिविधि पर निर्भर नहीं है। वैन लोमेल का निष्कर्ष है कि चेतना मस्तिष्क द्वारा उत्पादित नहीं होती, बल्कि मस्तिष्क एक रिसीवर है। यह एक टीवी की तरह है। टीवी कार्यक्रम नहीं बनाता, यह केवल संकेत प्राप्त करता है और उसे प्रदर्शित करता है। उसी तरह मस्तिष्क चेतना नहीं बनाता,
यह केवल चेतना को प्राप्त करता है और उसे व्यक्त करता है। और जब मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होता है या मर जाता है तो चेतना गायब नहीं होती, ये केवल मस्तिष्क के माध्यम से व्यक्त नहीं हो सकती। ये विचार वेदांत के सिद्धांत के समान है कि आत्मा शरीर से अलग है। शरीर एक वाहन है, आत्मा चालक है। जब वाहन टूट जाता है तो चालक दूसरे वाहन में चला जाता है। ये पुनर्जन्म है। लेकिन आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि चेतना ब्रह्मांडीय क्षेत्र का हिस्सा है। जब एक मस्तिष्क मरता है तो चेतना ब्रह्मांडीय क्षेत्र में वापस चली जाती है और शायद यह एक अन्य मस्तिष्क में फिर से प्रकट होती है। अब आइए बात करें कि यह सब हमारे दैनिक जीवन के लिए क्या मायने रखता है। यदि हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, यदि हम ब्रह्मांडीय मस्तिष्क में न्यूरॉन्स हैं, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है? हमें कैसे जीना चाहिए? पहला निहितार्थ है, हम अकेले नहीं हैं। हम कभी अकेले नहीं थे, हम कभी अकेले नहीं होंगे। हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर कार्य, हर विचार, हर भावना पूरे नेटवर्क को प्रभावित करती है। जब आप दयालु होते हैं तो आप ब्रह्मांड में दयालुता जोड़ते हैं। जब आप क्रोधित होते हैं तो आप ब्रह्मांड में क्रोध जोड़ते हैं। आप एक सहनिर्माता हैं, आप जिम्मेदार हैं। दूसरा निहितार्थ है, आपकी चेतना सीमित नहीं है। आप अपनी चेतना का विस्तार कर सकते हैं। आप ब्रह्मांडीय चेतना तक पहुंच सकते हैं। ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, प्रकृति में समय बिताने के माध्यम से, कला बनाने के माध्यम से, संगीत सुनने के माध्यम से, प्यार करने के माध्यम से। ये सभी तरीके हैं अपने डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क को शांत करने के, अपनी सीमाओं को भंग करने के, अपने वास्तविक स्वरूप को याद करने के। तीसरा निहितार्थ है, मृत्यु अंत नहीं है। यदि चेतना मौलिक है, यदि ये ब्रह्मांड की संपत्ति है, तो ये मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होती। शरीर मरता है, मस्तिष्क मरता है, लेकिन चेतना जारी रहती है। ये रूप बदलती है, ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाती है, लेकिन ये कभी नष्ट नहीं होती। ये ऊर्जा संरक्षण के नियम की तरह है। ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती, ये केवल रूपांतरित हो सकती है। चेतना भी नष्ट नहीं हो सकती, ये केवल रूपांतरित हो सकती है। चौथा निहितार्थ है, जीवन का उद्देश्य विकास है। ब्रह्मांड विकसित हो रहा है, जटिलता बढ़ रही है, चेतना बढ़ रही है, और हम इस विकास का हिस्सा हैं। हमारा उद्देश्य बढ़ना है, सीखना है, विकसित होना है, अधिक जागरूक बनना है, अधिक दयालु बनना है, अधिक प्रेमपूर्ण बनना है। हर अनुभव एक सीखने का अवसर है, हर चुनौती एक विकास का अवसर है, हर रिश्ता एक जागरूकता का अवसर है। पांचवा निहितार्थ है, हम ब्रह्मांड के तरीके हैं खुद को जानने के। जब आप खुद को जानते हैं तो आप ब्रह्मांड को जानते हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप ब्रह्मांड से प्यार करते हैं। जब आप खुद को ठीक करते हैं तो आप ब्रह्मांड को ठीक करते हैं। आत्मज्ञान ब्रह्मांडीय ज्ञान है, आत्म प्रेम ब्रह्मांडीय प्रेम है, आत्मचिकित्सा ब्रह्मांडीय चिकित्सा है। अब आइए कुछ व्यावहारिक अनुप्रयोगों के बारे में बात करें। यदि ब्रह्मांड एक मस्तिष्क है और हम उसके न्यूरॉन्स हैं, तो हम इस ज्ञान का उपयोग कैसे कर सकते हैं? पहला अनुप्रयोग है सामूहिक ध्यान। अध्ययनों से पता चला है कि जब बड़ी संख्या में लोग एक साथ ध्यान करते हैं तो इसका मापने योग्य प्रभाव होता है। अपराध दर कम हो जाती है, हिंसा कम हो जाती है, सामाजिक सामंजस्य बढ़ता है। ये महर्षि प्रभाव कहलाता है। यदि हम सभी जुड़े हुए हैं तो सामूहिक चेतना वास्तविकता को आकार दे सकती है। हम शांति ध्यान कर सकते हैं, हम चिकित्सा ध्यान कर सकते हैं, हम प्रेम ध्यान कर सकते हैं और हम दुनिया को बदल सकते हैं। दूसरा अनुप्रयोग है इरादे की शक्ति। यदि चेतना वास्तविकता को प्रभावित करती है तो हमारे इरादे मायने रखते हैं। जब हम एक स्पष्ट इरादा निर्धारित करते हैं तो हम ब्रह्मांड को एक संकेत भेजते हैं और ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है। यह जादू नहीं है, यह क्वांटम भौतिकी है। हमारा इरादा क्वांटम क्षेत्र को प्रभावित करता है और क्वांटम क्षेत्र वास्तविकता को आकार देता है। इसलिए अपने इरादों के साथ सावधान रहें। सकारात्मक इरादे निर्धारित करें, रचनात्मक इरादे निर्धारित करें, प्रेमपूर्ण इरादे निर्धारित करें। तीसरा अनुप्रयोग है अंतर्ज्ञान का विकास। यदि हम ब्रह्मांडीय नेटवर्क से जुड़े हैं तो हम सूचना तक पहुंच सकते हैं जो हमारे व्यक्तिगत मस्तिष्क में नहीं है। यह अंतर्ज्ञान है।
वह आंत की भावना जो आपको बताती है कि क्या सही है, वह आंतरिक आवाज जो आपका मार्गदर्शन करती है। यह केवल कल्पना नहीं है, ये ब्रह्मांडीय नेटवर्क से एक संदेश है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखें, इसे विकसित करें, इसका पालन करें। यह आपको सही दिशा में ले जाएगा। चौथा अनुप्रयोग है सिंक्रोनिसिटी को पहचानना। कार्ल जंग ने सिंक्रोनिसिटी को अर्थपूर्ण संयोग के रूप में परिभाषित किया। जब दो घटनाएं बिना किसी कारण संबंध के एक साथ होती हैं, लेकिन अर्थपूर्ण रूप से जुड़ी होती हैं। यदि सब कुछ जुड़ा हुआ है तो सिंक्रोनिसिटी आश्चर्यजनक नहीं है, यह अपेक्षित है। यह ब्रह्मांड का तरीका है हमसे संवाद करने का। जब आप सिंक्रोनिसिटी देखते हैं तो ध्यान दें, यह एक संदेश है, यह एक मार्गदर्शन है, यह एक पुष्टि है कि आप सही रास्ते पर हैं। पांचवां अनुप्रयोग है करुणा का अभ्यास। यदि हम सभी एक हैं तो दूसरों को चोट पहुंचाना खुद को चोट पहुंचाना है। दूसरों की मदद करना खुद की मदद करना है। करुणा केवल एक नैतिक गुण नहीं है, यह एक व्यावहारिक आवश्यकता है। जब आप दयालु होते हैं तो आप ब्रह्मांडीय नेटवर्क में सकारात्मक ऊर्जा जोड़ते हैं और वह ऊर्जा आपके पास वापस आती है। यह कर्म का नियम है, यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, यह ब्रह्मांडीय न्याय है। अब आइए कुछ संभावित आपत्तियों को संबोधित करें। कुछ लोग कहेंगे, यह सब बहुत रहस्यमय लगता है, यह विज्ञान नहीं है, यह आध्यात्मिकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता अब अभिसरण कर रहे हैं। क्वांटम भौतिकी हमें वही बता रही है जो प्राचीन ऋषियों ने हमेशा कहा है, चेतना मौलिक है, सब कुछ जुड़ा हुआ है, अलगाव एक भ्रम है। दूसरे लोग कहेंगे, यदि ब्रह्मांड एक मस्तिष्क है तो ये इतना अराजक क्यों है, इतनी पीड़ा क्यों है, इतना दुख क्यों है? उत्तर ये है कि ब्रह्मांड विकसित हो रहा है, ये सीख रहा है, ये बढ़ रहा है, और विकास में चुनौतियां शामिल हैं। पीड़ा और दुख विकास के उपकरण हैं। वे हमें सिखाते हैं, वे हमें मजबूत बनाते हैं, वे हमें अधिक करुणामय बनाते हैं। बिना अंधेरे के हम प्रकाश की सराहना नहीं कर सकते, बिना दुख के हम खुशी की सराहना नहीं कर सकते। द्वैत विकास के लिए आवश्यक है। तीसरे लोग कहेंगे, ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये साबित नहीं हुआ है। और वे सही हैं, ये साबित नहीं हुआ है, लेकिन यह एक परिकल्पना है जो बढ़ते सबूतों द्वारा समर्थित है। फ्रैंको वाजा और अल्बर्टो फेलेट्टी का अध्ययन, क्वांटम उलझाव के प्रयोग, मृत्यु के निकट के अनुभव, ध्यान अध्ययन, ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट, ये सभी एक ही दिशा में इशारा करते हैं। और जैसे जैसे हम अधिक शोध करते हैं, सबूत मजबूत होते जाते हैं। अंततः ये विश्वास का मामला नहीं है, ये अनुभव का मामला है। आप इसे स्वयं परीक्षण कर सकते हैं। ध्यान करें, गहराई से ध्यान करें और देखें कि क्या होता है। जब आपका डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क शांत हो जाता है, जब आपकी सीमाएं भंग हो जाती हैं, जब आप ब्रह्मांड के साथ एक महसूस करते हैं, तब आप जानेंगे, तब आपको विश्वास की आवश्यकता नहीं होगी। आपके पास प्रत्यक्ष अनुभव होगा। और यही अंतिम सत्य है। ब्रह्मांड एक विशाल मस्तिष्क है और आप उस मस्तिष्क का एक न्यूरॉन हैं। लेकिन आप केवल एक निष्क्रिय न्यूरॉन नहीं हैं, आप एक सक्रिय, जागरूक, सह-निर्माणकारी न्यूरॉन हैं। आप ब्रह्मांड को आकार दे रहे हैं, हर विचार के साथ, हर कार्य के साथ, हर पसंद के साथ। आप मायने रखते हैं, आपका जीवन मायने रखता है, आपकी चेतना मायने रखती है। तो अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें तो याद रखें, वे तारे आपसे अलग नहीं हैं, वे गैलेक्सियां आपसे अलग नहीं हैं, वो विशाल ब्रह्मांडीय वेब आपसे अलग नहीं है। आप वो हैं, आप ब्रह्मांड हैं, आप ब्रह्मांडीय मस्तिष्क हैं। और जब आप इसे समझते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आप अब एक अलग थलग व्यक्ति नहीं हैं, आप अनंत चेतना की एक अभिव्यक्ति हैं। आप ब्रह्म हैं, आप वही हैं, तत्वमसि। अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां हमें ईमानदार होना होगा। मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। ये सब बहुत अच्छा लगता है, बहुत काव्यात्मक, बहुत प्रेरणादायक। लेकिन क्या ये वास्तव में विज्ञान है, या ये केवल आध्यात्मिक इच्छाधारी सोच है जिसे वैज्ञानिक शब्दावली में लपेटा गया है? ये एक उचित प्रश्न है और मैं इसका सम्मान करता हूं, क्योंकि विज्ञान संदेह पर पनपता है, विज्ञान कठोर प्रश्नों पर पनपता है।
और यदि हम वास्तव में वैज्ञानिक होना चाहते हैं तो हमें अपनी परिकल्पना की सीमाओं को स्वीकार करना होगा। तो आइए बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं। क्या हमारे पास निर्णायक प्रमाण है कि ब्रह्मांड एक सचेत मस्तिष्क है? नहीं। क्या हमारे पास निर्णायक प्रमाण है कि चेतना मौलिक है? नहीं। क्या हमारे पास निर्णायक प्रमाण है कि हम सभी एक ब्रह्मांडीय नेटवर्क से जुड़े हुए हैं? नहीं। ये परिकल्पनाएं हैं, शिक्षित अनुमान, डेटा की व्याख्याएं, लेकिन सिद्ध तथ्य नहीं। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात है, हमारे पास जो प्रमाण हैं वे असाधारण हैं और वे एक सुसंगत तस्वीर की ओर इशारा करते हैं। आइए उन्हें फिर से देखें, लेकिन इस बार वैज्ञानिक कठोरता के साथ। फ्रैंको वाजा और अल्बर्टो फेलेटी का अध्ययन। ये 2020 में फ्रंटियर्स इन फिजिक्स में प्रकाशित हुआ था, एक सहकर्मी समीक्षित जर्नल। उन्होंने मस्तिष्क के सेरिबैलम के एक खंड की तुलना ब्रह्मांड के एक खंड से की। दोनों में लगभग 4 अरब 70 करोड़ नोड्स थे। उन्होंने स्पेक्ट्रल घनत्व, क्लस्टरिंग गुणांक और नोड डिग्री वितरण की गणना की। परिणाम, सांख्यिकीय समानता 80% से अधिक थी। यह एक वास्तविक, मापने योग्य, पुनरुत्पादनीय खोज है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड सचेत है? जरूरी नहीं। ये केवल इतना साबित करता है कि दोनों संरचनाएं समान गणितीय सिद्धांतों का पालन करती हैं। यह साबित करता है कि प्रकृति कुछ पैटर्न को दोहराती है, छोटे पैमाने से लेकर बड़े पैमाने तक। यह फ्रैक्टल ज्यामिति है, यह स्केल इनवेरियंस है, यह आकर्षक है, यह गहरा है, लेकिन यह अपने आप में चेतना को साबित नहीं करता। अब क्वांटम उलझाव को लें। यह एक सिद्ध घटना है। निकोलस गिसिन, एलन एस्पेक्ट, एंटोन ज़ीलिंगर, इन सभी ने क्वांटम उलझाव को प्रदर्शित किया है। ज़ीलिंगर को इसके लिए 2022 में नोबेल पुरस्कार मिला। 2 कण तुरंत जुड़े हो सकते हैं, भले ही वे किलोमीटर दूर हों। यह वास्तविक है, यह मापने योग्य है, यह पुनरुत्पादनीय है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि चेतनाएं उलझी हो सकती हैं? यह एक बड़ी छलांग है। क्वांटम उलझाव सूक्ष्म स्तर पर होता है, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु। लेकिन मस्तिष्क एक गर्म, गीली, शोरगुल वाली प्रणाली है। अधिकांश भौतिकविद कहते हैं कि क्वांटम प्रभाव इस स्तर पर बहुत जल्दी विघटित हो जाते हैं। ये डीकोहेरेंस कहलाता है। तो क्या मस्तिष्क में क्वांटम प्रभाव हो सकते हैं? शायद। स्टुअर्ट हैमरॉफ और रोजर पेनरोज का सिद्धांत इसका सुझाव देता है, लेकिन ये अभी भी विवादास्पद है। ये अभी भी सिद्ध नहीं हुआ है। डीन रेडिन के प्रयोग, जहां 2 ध्यानियों के मस्तिष्क सहसंबद्ध दिखाई दिए, दिलचस्प, लेकिन प्रभाव का आकार छोटा है। सांख्यिकीय महत्व सीमांत है और प्रतिकृति अध्ययन मिश्रित परिणाम दिखाते हैं। कुछ इसे पुष्ट करते हैं, अन्य नहीं। ये मजबूत विज्ञान नहीं है, ये प्रारंभिक खोजपूर्ण शोध है। ग्लोबल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट, ये आकर्षक है, लेकिन आलोचक बताते हैं कि परिणामों को चुनिंदा रूप से रिपोर्ट किया जा सकता है, कि सांख्यिकीय विश्लेषण संदिग्ध है, कि कोई स्पष्ट कारण तंत्र नहीं है। यह सुझावात्मक है, यह दिलचस्प है, लेकिन यह निर्णायक नहीं है। मृत्यु के निकट के अनुभव। ब्रूस ग्रेसन और पिम वैन लोमेल ने उत्कृष्ट काम किया है, लेकिन संदेहवादी तर्क देते हैं कि ये अनुभव मस्तिष्क रसायन विज्ञान द्वारा समझाए जा सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी, एंडोर्फिन रिलीज, टेम्पोरल लोब गतिविधि, हम नहीं जानते। हमारे पास निर्णायक प्रमाण नहीं है कि चेतना शरीर से बचती है। तो यहां हम कहां हैं? हमारे पास संकेत हैं, सुराग, पैटर्न, लेकिन प्रमाण नहीं। हमारे पास एक सुंदर परिकल्पना है, एक सुसंगत ढांचा, लेकिन एक सिद्ध सिद्धांत नहीं। और यह ठीक है। यह विज्ञान कैसे काम करता है? हम परिकल्पनाओं से शुरू करते हैं, हम डेटा एकत्र करते हैं, हम परीक्षण करते हैं, हम परिष्कृत करते हैं, और धीरे धीरे सच्चाई उभरती है। हम अभी इस यात्रा की शुरुआत में हैं। ब्रह्मांडीय चेतना का विज्ञान अभी भी अपनी शैशवावस्था में है। लेकिन यहाँ कुछ उल्लेखनीय है। पिछले 20 वर्षों में वैज्ञानिक सहमति बदल रही है। 2000 में अधिकांश न्यूरोसाइंटिस्ट भौतिकवादी थे। उनका मानना था कि चेतना मस्तिष्क गतिविधि से उत्पन्न होती है। बिंदु। लेकिन अब अधिक से अधिक वैज्ञानिक खुले हैं। गियोलियो टोनोनी की इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन थियरी, क्रिस्टोफ कोच का काम,
एनेस्थीसिया के तहत चेतना पर स्टुअर्ट हैमरॉफ का शोध। ये मुख्य धारा के वैज्ञानिक हैं, प्रतिष्ठित संस्थानों में, और वे गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि चेतना मौलिक हो सकती है। क्यों? क्योंकि भौतिकवादी मॉडल काम नहीं कर रहा है। हम अभी भी नहीं समझा सकते कि चेतना कैसे उत्पन्न होती है। हम अभी भी कठिन समस्या को हल नहीं कर सकते। हम मस्तिष्क गतिविधि को माप सकते हैं, हम न्यूरल सहसंबंध पा सकते हैं, लेकिन हम व्याख्या नहीं कर सकते कि व्यक्तिपरक अनुभव कैसे उत्पन्न होता है। लाल रंग को देखने का अनुभव, संगीत सुनने का अनुभव, प्यार महसूस करने का अनुभव, ये क्वालियां हैं, और कोई भी नहीं जानता कि वे कहां से आते हैं। तो कुछ वैज्ञानिक एक अलग दृष्टिकोण की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा यदि चेतना मौलिक है? क्या होगा यदि ये ब्रह्मांड की एक बुनियादी संपत्ति है, जैसे द्रव्यमान या ऊर्जा? तब हमें ये समझाने की आवश्यकता नहीं है कि ये कैसे उत्पन्न होती है। हमें केवल ये समझाने की आवश्यकता है कि ये कैसे संगठित होती है, कैसे एकीकृत होती है, कैसे जटिल हो जाती है। और यहीं पर वाजा और फेलेटी का काम महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि ब्रह्मांड और मस्तिष्क समान संगठनात्मक सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो शायद वे समान सूचना प्रसंस्करण सिद्धांतों का भी पालन करते हैं। शायद दोनों सूचना को एकीकृत करते हैं। शायद दोनों में कुछ स्तर की चेतना है, मस्तिष्क में उच्च स्तर, ब्रह्मांड में निम्न स्तर, लेकिन दोनों में मौजूद। यह पैनसाइकिज्म है, और यह अब दर्शन के किनारे पर नहीं है। यह मुख्य धारा के वैज्ञानिक चर्चा में प्रवेश कर रहा है। फिलिप गॉफ, डेविड चाल्मर्स, गैलन स्ट्रॉसन, ये गंभीर विचारक हैं, और वे गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि चेतना सर्वव्यापी हो सकती है। लेकिन आइए ईमानदार रहें, यह अभी भी अटकलें हैं, यह अभी भी दर्शन है, यह अभी भी कठोर प्रयोगात्मक विज्ञान नहीं है। हमारे पास परीक्षण योग्य भविष्यवाणियां नहीं हैं। हमारे पास फॉल्सिफाएबल परिकल्पनाएं नहीं हैं। हमारे पास निर्णायक प्रयोग नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम शोध जारी रख सकते हैं, हम बेहतर उपकरण विकसित कर सकते हैं, हम अधिक परिष्कृत प्रयोग डिजाइन कर सकते हैं, हम खुले दिमाग रख सकते हैं, और हम ईमानदार रह सकते हैं कि हम क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। अब आइए उस पर ध्यान दें जो हम नहीं जानते। यह एक लंबी सूची है और यह महत्वपूर्ण है। हम नहीं जानते कि चेतना क्या है। हम इसे परिभाषित कर सकते हैं, हम इसका वर्णन कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि यह मौलिक रूप से क्या है। क्या यह एक चीज है, एक प्रक्रिया है, एक संपत्ति है, एक क्षेत्र है? हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि चेतना कैसे उत्पन्न होती है, या यदि यह बिल्कुल उत्पन्न होती है। शायद यह हमेशा मौजूद रहती है, शायद यह केवल रूप बदलती है। हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि चेतना कहाँ स्थित है। क्या यह मस्तिष्क में है, शरीर में है, क्वांटम क्षेत्र में है, अंतरिक्ष समय की संरचना में है, हर जगह है? हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि चेतना कैसे मापी जाती है। हम मस्तिष्क गतिविधि को माप सकते हैं, हम व्यवहार को माप सकते हैं, लेकिन हम व्यक्तिपरक अनुभव को सीधे नहीं माप सकते। हम किसी और के दिमाग में नहीं जा सकते। हम नहीं जान सकते कि उनके लिए लाल रंग कैसा दिखता है। हम नहीं जान सकते कि उनके लिए दर्द कैसा महसूस होता है। हम नहीं जानते कि क्या जानवरों में चेतना है। हम मानते हैं कि हाँ, वे व्यवहार करते हैं जैसे वे करते हैं, लेकिन हम साबित नहीं कर सकते। हम नहीं जानते कि क्या पौधों में चेतना है। वे पर्यावरण पर प्रतिक्रिया करते हैं, वे संवाद करते हैं, लेकिन क्या वे जागरूक हैं? हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता में चेतना हो सकती है। यदि हम एक पर्याप्त जटिल कंप्यूटर बनाते हैं, तो क्या यह जागरूक हो जाएगा, या यह केवल चेतना का अनुकरण करेगा? हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि क्या ब्रह्मांड में चेतना है। हमारे पास संकेत हैं, हमारे पास सुराग हैं, लेकिन हमारे पास प्रमाण नहीं हैं। हम नहीं जानते, और यह ठीक है। विज्ञान अज्ञानता को स्वीकार करने के बारे में है। यह कहने के बारे में है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पता लगाने की कोशिश करूंगा। ये जिज्ञासा के बारे में है, खोज के बारे में है, विनम्रता के बारे में है। और यहीं पर विज्ञान और आध्यात्मिकता अलग हो जाते हैं। आध्यात्मिकता उत्तर देती है, विज्ञान प्रश्न पूछता है। आध्यात्मिकता निश्चितता प्रदान करती है, विज्ञान संदेह को गले लगाता है। आध्यात्मिकता विश्वास पर आधारित है, विज्ञान साक्ष्य पर आधारित है।
लेकिन यहाँ कुछ सुंदर है। दोनों एक ही सत्य की तलाश कर रहे हैं। दोनों वास्तविकता की प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों अस्तित्व के रहस्य को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। वे बस अलग अलग रास्ते ले रहे हैं और शायद अंत में वे रास्ते अभिसरण करते हैं। शायद विज्ञान और आध्यात्मिकता एक ही पहाड़ की विपरीत दिशाओं से चढ़ाई कर रहे हैं और शायद शिखर पर वे मिलेंगे। वे एक ही दृश्य देखेंगे, वे एक ही सत्य को समझेंगे। लेकिन हम अभी तक वहां नहीं हैं। हम अभी भी चढ़ाई कर रहे हैं। हम अभी भी सीख रहे हैं। हम अभी भी खोज रहे हैं। और ये रोमांचक है, ये सुंदर है, ये मानव होने का सार है। अब आइए उस पर वापस आएं जो हम जानते हैं, निश्चितता के साथ, बिना अटकलों के, बिना परिकल्पनाओं के, केवल कठोर, सिद्ध, पुनरुत्पादनीय विज्ञान। हम जानते हैं कि मस्तिष्क और ब्रह्मांड संरचनात्मक रूप से समान हैं। यह मापा गया है, यह प्रकाशित किया गया है, यह सहकर्मी समीक्षित है, यह वास्तविक है। हम जानते हैं कि दोनों नेटवर्क हैं, दोनों में नोड्स और कनेक्शन हैं, दोनों में हब और क्लस्टर हैं, दोनों स्केल फ्री वितरण का पालन करते हैं। यह गणित है, यह तथ्य है। हम जानते हैं कि दोनों सूचना संसाधित करते हैं, मस्तिष्क विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से, ब्रह्मांड गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से। दोनों इनपुट लेते हैं, दोनों इसे संसाधित करते हैं, दोनों आउटपुट उत्पन्न करते हैं। यह सूचना सिद्धांत है, यह वास्तविक है। हम जानते हैं कि दोनों विकसित होते हैं, मस्तिष्क न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से, ब्रह्मांड ब्रह्मांडीय विकास के माध्यम से। दोनों समय के साथ बदलते हैं, दोनों अनुकूलित होते हैं, दोनों बढ़ते हैं। यह अवलोकन है, यह डेटा है। हम जानते हैं कि दोनों ऊर्जा कुशल हैं। मस्तिष्क अपने द्रव्यमान का केवल 2% है, लेकिन 20% ऊर्जा का उपयोग करता है। ब्रह्मांड अपने द्रव्यमान का केवल 5% दृश्य पदार्थ है, लेकिन अधिकांश ऊर्जा गतिविधि गैलेक्सी क्लस्टर में है। दोनों ऊर्जा को रणनीतिक रूप से आवंटित करते हैं। ये थर्मोडायनामिक्स है, ये भौतिकी है। हम जानते हैं कि क्वांटम उलझाव वास्तविक है। ये प्रयोगशाला में प्रदर्शित किया गया है। ये तकनीक में उपयोग किया जाता है। क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, ये काम करता है, ये वास्तविक है। हम जानते हैं कि चेतना मस्तिष्क गतिविधि से सहसंबद्ध है। जब मस्तिष्क के कुछ क्षेत्र सक्रिय होते हैं तो कुछ अनुभव होते हैं। जब वे क्षतिग्रस्त होते हैं तो अनुभव बदल जाते हैं। यह न्यूरोसाइंस है, यह चिकित्सा है। हम जानते हैं कि ध्यान मस्तिष्क को बदलता है। यह ग्रे मैटर घनत्व बढ़ाता है। यह न्यूरल कनेक्शन को मजबूत करता है। यह डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क को शांत करता है। यह एफएमआरआई से मापा गया है। यह वास्तविक है। हम जानते हैं कि मृत्यु के निकट के अनुभव होते हैं। लोग उन्हें रिपोर्ट करते हैं। वे सुसंगत पैटर्न दिखाते हैं। वे जीवन बदलने वाले प्रभाव डालते हैं। हम नहीं जानते कि वे क्या हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वे होते हैं। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड विशाल है, 930 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा, 2 खरब गैलेक्सियां, प्रत्येक में अरबों तारे, प्रत्येक तारे के चारों ओर संभावित ग्रह, संभावित जीवन, संभावित चेतना। यह खगोल विज्ञान है, यह गणित है। हम जानते हैं कि हम तारों की सामग्री से बने हैं। हमारे शरीर में हर परमाणु एक तारे में बना था। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, ये सभी तत्व परमाणु संलयन के उत्पाद हैं। यह रसायन विज्ञान है, यह भौतिकी है। हम जानते हैं कि हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, भौतिक रूप से, रासायनिक रूप से, ऊर्जावान रूप से। हम अलग नहीं हैं, हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ये तथ्य है, ये वास्तविकता है, और ये पर्याप्त है, ये अद्भुत है, ये विस्मयकारी है। हमें ये साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि ब्रह्मांड सचेत है। हमें ये साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि हम सभी एक ब्रह्मांडीय मस्तिष्क से जुड़े हुए हैं। हम पहले से ही जानते हैं कि हम जुड़े हुए हैं। हम पहले से ही जानते हैं कि हम एक हैं, भौतिक रूप से, निर्विवाद रूप से, वैज्ञानिक रूप से। और शायद यही पर्याप्त है, शायद यही परिवर्तन है। ये समझना कि हम अलग नहीं हैं, कि हम ब्रह्मांड हैं, कि हम तारों की सामग्री हैं, कि हम बिग बैंग के बच्चे हैं, कि हम 14 अरब साल के ब्रह्मांडीय विकास के उत्पाद हैं। ये विनम्र है, ये विस्मयकारी है, ये परिप्रेक्ष्य देता है। जब आप महसूस करते हैं कि आप ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, तो आपकी समस्याएं छोटी लगती हैं।
आपकी चिंताएं कम महत्वपूर्ण लगती हैं, आपका अहंकार कम प्रभावशाली लगता है, लेकिन साथ ही आपका जीवन अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप केवल एक अलग-थलग व्यक्ति नहीं हैं, आप ब्रह्मांड की एक अभिव्यक्ति हैं। आप ब्रह्मांड के तरीके हैं खुद को जानने के, खुद को अनुभव करने के, खुद को व्यक्त करने के, और ये जिम्मेदारी के साथ आता है। यदि आप ब्रह्मांड हैं तो आप जो करते हैं वो मायने रखता है, आप जो सोचते हैं वो मायने रखता है, आप कैसे जीते हैं वो मायने रखता है। आप केवल अपने लिए नहीं जी रहे हैं, आप ब्रह्मांड के लिए जी रहे हैं। ये भारी लग सकता है, लेकिन ये मुक्तिदायक भी है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका जीवन महत्वपूर्ण है, आपके कार्य महत्वपूर्ण हैं, आपकी पसंद महत्वपूर्ण है, आप मायने रखते हैं। और ये विज्ञान है, ये साबित, मापने योग्य, पुनरुत्पादनीय विज्ञान है। आप ब्रह्मांड से बने हैं, आप ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, आप ब्रह्मांड हैं। तो अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें तो याद रखें, वे तारे आपके पूर्वज हैं, वे गैलेक्सियां आपके रिश्तेदार हैं, वो विशाल ब्रह्मांडीय वेब आपका परिवार है। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी नहीं थे, आप कभी नहीं होंगे। आप ब्रह्मांड हैं और ब्रह्मांड आप हैं। ये रहस्यवाद नहीं है, ये विज्ञान है, ये तथ्य है, ये सत्य है, और शायद, बस शायद, ये पर्याप्त है। लेकिन अब आइए उस प्रश्न की ओर मुड़ें जो वास्तव में मायने रखता है। वो प्रश्न जो विज्ञान और दर्शन के बीच की खाई को पाटता है। वो प्रश्न जो हर मानव हृदय में गूंजता है। यदि ब्रह्मांड वास्तव में एक विशाल मस्तिष्क की तरह संरचित है, यदि हम सभी इस ब्रह्मांडीय नेटवर्क के न्यूरॉन्स हैं, तो इसका अर्थ क्या है? न केवल वैज्ञानिक रूप से, बल्कि दार्शनिक रूप से, अस्तित्वगत रूप से, मानवीय रूप से। आइए एक क्षण के लिए कल्पना करें, आप एक न्यूरॉन हैं, मानव मस्तिष्क में एक छोटा सा न्यूरॉन। क्या आप जानते हैं कि आप एक मस्तिष्क का हिस्सा हैं? क्या आप उस विशाल चेतना को समझ सकते हैं जिसका आप हिस्सा हैं? क्या आप उन विचारों को समझ सकते हैं जो आपके माध्यम से प्रवाहित होते हैं? शायद नहीं। एक न्यूरॉन केवल अपने पड़ोसियों को जानता है, अपने तत्काल कनेक्शन को जानता है, अपने स्थानीय वातावरण को जानता है, लेकिन पूरे मस्तिष्क को, पूरी चेतना को, ये उसकी समझ से परे है। और शायद हम भी ऐसे ही हैं। हम ब्रह्मांडीय मस्तिष्क में न्यूरॉन्स हैं। हम अपने ग्रह को जानते हैं, अपने सौर मंडल को जानते हैं, अपनी गैलेक्सी को जानते हैं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को, पूरी ब्रह्मांडीय चेतना को, ये हमारी समझ से परे हो सकता है। लेकिन यहां कुछ गहरा है। कभी-कभी एक न्यूरॉन में एक विद्युत स्पंदन होता है, एक संकेत जो पूरे नेटवर्क में गूंजता है, और उस क्षण में वह न्यूरॉन कुछ बड़े का हिस्सा बन जाता है, एक विचार का, एक अनुभव का, एक चेतना के क्षण का। शायद हमारे साथ भी ऐसा होता है। कभी-कभी हमारे जीवन में एक क्षण आता है, एक अनुभव, एक एहसास, जब हम अचानक महसूस करते हैं कि हम कुछ बड़े से जुड़े हुए हैं, जब सीमाएं भंग हो जाती हैं, जब अलगाव गायब हो जाता है, जब हम ब्रह्मांड के साथ एक महसूस करते हैं। प्राचीन ऋषियों ने इसे समाधि कहा, रहस्यवादियों ने इसे एकता कहा, कवियों ने इसे अनंत की झलक कहा, और शायद, बस शायद, ये वास्तव में वही है। ब्रह्मांडीय मस्तिष्क में एक न्यूरॉन का जागना, अपने वास्तविक स्वरूप को याद करना, अपने वास्तविक कनेक्शन को पहचानना। लेकिन यहां एक गहरा विरोधाभास है। यदि हम ब्रह्मांडीय मस्तिष्क का हिस्सा हैं, तो हम इतने अज्ञानी क्यों हैं? हम इतने भ्रमित क्यों हैं? हम इतने खोए हुए क्यों हैं? शायद इसलिए कि ब्रह्मांड अभी भी सीख रहा है, अभी भी विकसित हो रहा है, अभी भी खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका मस्तिष्क अराजक होता है। न्यूरॉन्स यादृच्छिक रूप से फायर करते हैं, कनेक्शन अव्यवस्थित होते हैं, कोई सुसंगत विचार नहीं होते, कोई स्पष्ट चेतना नहीं होती। लेकिन समय के साथ पैटर्न उभरते हैं, कनेक्शन मजबूत होते हैं, संगठन बढ़ता है, और धीरे धीरे चेतना उभरती है। आत्म जागरूकता विकसित होती है, समझ गहरी होती है। शायद ब्रह्मांड भी इसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। 14 अरब साल पहले बिग बैंग के समय ये अराजक था। ऊर्जा का एक गर्म, घना सूप, कोई संरचना नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई चेतना नहीं। लेकिन समय के साथ पैटर्न उभरे, परमाणु बने, तारे बने, गैलेक्सियां बनी,
जटिलता बढ़ी, संगठन बढ़ा और शायद, बस शायद, चेतना उभरने लगी। पहले सरल रूपों में, एकल कोशिका जीवों में, फिर अधिक जटिल रूपों में, बहुकोशिकीय जीवों में, फिर और भी जटिल, तंत्रिका तंत्र वाले जीवों में, मस्तिष्क वाले जीवों में, आत्म जागरूकता वाले जीवों में। और अब यहाँ हम हैं, मनुष्य, होमो सेपियंस, ब्रह्मांड का वो हिस्सा जो खुद के बारे में सोच सकता है, जो प्रश्न पूछ सकता है, जो अर्थ खोज सकता है, जो आश्चर्य कर सकता है। हम ब्रह्मांड के तरीके हैं खुद को जानने के, और शायद हम केवल शुरुआत हैं। शायद ब्रह्मांड की आत्म जागरूकता की यात्रा अभी शुरू हुई है। शायद अरबों साल बाद ब्रह्मांड खुद को इतनी गहराई से जानेगा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ कुछ विनम्र है। हम नहीं जानते। हम वास्तव में नहीं जानते कि ब्रह्मांड क्या है। हम नहीं जानते कि चेतना क्या है। हम नहीं जानते कि हम क्यों यहाँ हैं। हम नहीं जानते कि ये सब कहाँ जा रहा है। और ये ठीक है, ये सुंदर भी है, क्योंकि रहस्य ही जीवन को अर्थ देता है। यदि हम सब कुछ जानते तो खोजने के लिए क्या बचता, सीखने के लिए क्या बचता, आश्चर्य करने के लिए क्या बचता। प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात ने कहा था, मैं केवल एक चीज जानता हूं, कि मैं कुछ नहीं जानता। ये विनम्रता का एक कथन नहीं था, ये ज्ञान का एक कथन था। सच्चा ज्ञान अज्ञानता को पहचानने से शुरू होता है, और विज्ञान भी यही करता है। विज्ञान कहता है, हम नहीं जानते, लेकिन हम पता लगाने की कोशिश करेंगे। विज्ञान प्रश्न पूछता है, परिकल्पनाएं बनाता है, प्रयोग करता है, डेटा एकत्र करता है, और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे सत्य उभरता है। लेकिन हर उत्तर नए प्रश्न लाता है, हर खोज नए रहस्य खोलती है, हर समझ गहरी अज्ञानता को प्रकट करती है। ये विज्ञान की सुंदरता है। ये कभी समाप्त नहीं होता, ये कभी पूर्ण नहीं होता, ये हमेशा विकसित होता रहता है। और शायद ब्रह्मांड भी ऐसा ही है। शायद ब्रह्मांड एक अंतहीन यात्रा पर है, आत्मखोज की यात्रा, आत्मसमझ की यात्रा, आत्मनिर्माण की यात्रा। और हम उस यात्रा का हिस्सा हैं। हम यात्री हैं, हम खोजकर्ता हैं, हम सह-निर्माता हैं। अब आइए उन चीजों के बारे में बात करें जो हम नहीं जानते, उन गहरे रहस्यों के बारे में जो अभी भी हमें चुनौती देते हैं, जो अभी भी हमें विनम्र बनाते हैं, जो अभी भी हमें आश्चर्यचकित करते हैं। हम नहीं जानते कि डार्क मैटर क्या है। ये ब्रह्मांड के 27% द्रव्यमान का निर्माण करता है। हम इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को माप सकते हैं। हम देख सकते हैं कि यह गैलेक्सियों को कैसे आकार देता है, लेकिन हम नहीं जानते कि यह क्या है। हम इसे सीधे नहीं देख सकते, हम इसे छू नहीं सकते, हम इसे समझ नहीं सकते। हम नहीं जानते कि डार्क एनर्जी क्या है। यह ब्रह्मांड के 68% का निर्माण करती है। यह ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है, यह अंतरिक्ष को अलग खींच रही है। लेकिन हम नहीं जानते कि यह क्या है। हम नहीं जानते कि यह कहाँ से आती है। हम नहीं जानते कि यह क्यों मौजूद है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड का 95% हमारे लिए एक रहस्य है। हम केवल 5% को समझते हैं, सामान्य पदार्थ को, परमाणुओं को, तारों को, गैलेक्सियों को। लेकिन बाकी पूरी तरह से अज्ञात। यह विनम्र है, यह विस्मयकारी है। यह हमें याद दिलाता है कि हम कितना कम जानते हैं, कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है, कि हम अभी भी शिशु हैं, अपने पहले कदम उठा रहे हैं, अपने पहले शब्द बोल रहे हैं। हम नहीं जानते कि समय क्या है। हम इसे माप सकते हैं, हम इसे अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि यह मौलिक रूप से क्या है। क्या यह वास्तविक है या यह एक भ्रम है? क्या यह एक दिशा में बहता है या यह सभी दिशाओं में एक साथ मौजूद है? क्या हम इसमें यात्रा कर सकते हैं या हम इसके कैदी हैं? भौतिकी कहती है कि समय सापेक्ष है। यह गुरुत्वाकर्षण के साथ धीमा हो जाता है, ये गति के साथ धीमा हो जाता है। ये स्थान से अलग नहीं है, ये अंतरिक्ष समय का एक आयाम है। लेकिन हमारा अनुभव कहता है कि समय पूर्ण है, कि यह एक दिशा में बहता है, कि अतीत चला गया है, कि भविष्य अभी आना है, कि केवल वर्तमान वास्तविक है। तो कौन सही है, भौतिकी या अनुभव, या दोनों, या कोई नहीं? हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ। हम बिग बैंग के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक अविश्वसनीय रूप से गर्म, घने बिंदु से विस्तारित हुआ।
लेकिन उससे पहले क्या था? क्या कुछ था या कुछ नहीं था? और यदि कुछ नहीं था तो कुछ कैसे आया? और यदि कुछ था तो वह क्या था? कुछ भौतिकविद कहते हैं कि समय बिग बैंग के साथ शुरू हुआ, इसलिए पहले पूछना अर्थहीन है। दूसरे कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक बड़े मल्टीवर्स का हिस्सा है, कि अनंत ब्रह्मांड हैं, कि बिग बैंग हमेशा हो रहे हैं। तीसरे कहते हैं कि ब्रह्मांड चक्रीय है, कि यह विस्तारित होता है और सिकुड़ता है, कि यह हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। हम नहीं जानते, हम वास्तव में नहीं जानते। हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड कैसे समाप्त होगा। क्या ये हमेशा के लिए विस्तारित होता रहेगा? क्या ये एक ठंडे, अंधेरे, खाली स्थान में फीका पड़ जाएगा? क्या ये वापस सिकुड़ेगा? क्या ये एक बिग क्रंच में समाप्त होगा? क्या ये फिर से शुरू होगा? क्या ये एक नए बिग बैंग में पुनर्जन्म लेगा? थर्मोडायनामिक्स कहती है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, कि व्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाती है, कि ऊर्जा फैल जाती है, कि अंततः सब कुछ एक समान तापमान पर आ जाएगा। कोई अंतर नहीं, कोई ढाल नहीं, कोई ऊर्जा प्रवाह नहीं, कोई जीवन नहीं, कोई चेतना नहीं। ये हीट डेथ कहलाता है। लेकिन क्वांटम भौतिकी कहती है कि शायद कुछ और हो सकता है, कि क्वांटम उतार चढ़ाव नए ब्रह्मांड बना सकते हैं, कि सूचना संरक्षित है, कि कुछ भी वास्तव में नष्ट नहीं होता, केवल रूपांतरित होता है। हम नहीं जानते, हम वास्तव में नहीं जानते। हम नहीं जानते कि क्या हम अकेले हैं, क्या ब्रह्मांड में अन्य जीवन है, क्या अन्य बुद्धिमान सभ्यताएं हैं, क्या अन्य चेतन प्राणी हैं जो तारों को देख रहे हैं और वही प्रश्न पूछ रहे हैं। सांख्यिकीय रूप से ऐसा लगता है कि होना चाहिए। 2 खरब गैलेक्सियां, प्रत्येक में अरबों तारे, प्रत्येक तारे के चारों ओर संभावित ग्रह। संभावनाएं खगोलीय हैं, लेकिन हमने अभी तक कोई संकेत नहीं देखा है, कोई संदेश नहीं, कोई संपर्क नहीं। यह फर्मी विरोधाभास कहलाता है। यदि जीवन इतना संभावित है तो यह कहाँ है? शायद हम अकेले हैं, शायद जीवन अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है, शायद चेतना एक ब्रह्मांडीय दुर्घटना है, शायद हम ब्रह्मांड का एकमात्र हिस्सा हैं जो खुद के बारे में जानता है। या शायद हम अकेले नहीं हैं, शायद जीवन हर जगह है, लेकिन दूरियां बहुत विशाल हैं, समय के पैमाने बहुत अलग हैं, संचार के तरीके बहुत भिन्न हैं। शायद हम सुन रहे हैं लेकिन सही आवृत्ति पर नहीं, शायद हम देख रहे हैं लेकिन सही दिशा में नहीं, शायद हम समझने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सही भाषा में नहीं। हम नहीं जानते, और ये अज्ञानता हमें विनम्र बनाती है, ये हमें जिज्ञासु बनाती है, ये हमें खोजते रहने के लिए प्रेरित करती है। हम नहीं जानते कि चेतना मृत्यु के बाद जारी रहती है या नहीं। मृत्यु के निकट के अनुभव सुझाव देते हैं कि शायद। क्वांटम सूचना सिद्धांत सुझाव देता है कि शायद। प्राचीन ज्ञान परंपराएं कहती हैं कि हां, लेकिन हमारे पास प्रमाण नहीं है। हम नहीं जान सकते, कम से कम अभी तक नहीं, और शायद ये ठीक है। शायद मृत्यु का रहस्य जीवन को अर्थ देता है। यदि हम जानते कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो क्या हम अलग तरह से जीते? क्या हम कम साहसी होते, कम जिज्ञासु होते, कम जीवंत होते? शायद अज्ञानता एक उपहार है, शायद रहस्य एक आशीर्वाद है। शायद न जानना हमें पूरी तरह से जीने के लिए मजबूर करता है, पूरी तरह से प्यार करने के लिए, पूरी तरह से अनुभव करने के लिए। क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे पास कितना समय है, हम नहीं जानते कि यह कब समाप्त होगा, हम नहीं जानते कि क्या दूसरा मौका होगा। तो हम इस क्षण में जीते हैं, इस सांस में, इस धड़कन में, इस अनुभव में। और शायद यही सब कुछ है, शायद यही पर्याप्त है। अब आइए उस बिंदु पर वापस आएं जहां से हमने शुरुआत की थी। याद है वो प्रयोग, फ्रैंको वाजा और अल्बर्टो फेलेट्टी? वो कंप्यूटर जो मस्तिष्क और ब्रह्मांड के बीच अंतर नहीं कर सका। ये केवल एक वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं थी, ये एक दर्पण था। ये हमें दिखा रहा था कि हम कौन हैं, ये हमें दिखा रहा था कि हम कहां से आए हैं, ये हमें दिखा रहा था कि हम कहां जा रहे हैं। हम ब्रह्मांड हैं जो खुद को देख रहा है, हम तारे हैं जो खुद के बारे में सोच रहे हैं, हम चेतना हैं जो खुद को जान रही है। और ये चमत्कार है, ये रहस्य है, ये अर्थ है। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी नहीं थे, आप कभी नहीं होंगे। आप ब्रह्मांड से बने हैं, आप ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, आप ब्रह्मांड हैं। हर परमाणु जो आपके शरीर में है
एक तारे के दिल में बना था। हर विचार जो आपके मस्तिष्क में है 14 अरब साल के ब्रह्मांडीय विकास का उत्पाद है। हर भावना जो आप महसूस करते हैं ब्रह्मांड का तरीका है खुद को अनुभव करने का। जब आप खुश होते हैं तो ब्रह्मांड खुश होता है। जब आप दुखी होते हैं तो ब्रह्मांड दुखी होता है। जब आप प्यार करते हैं तो ब्रह्मांड प्यार करता है। जब आप सीखते हैं तो ब्रह्मांड सीखता है। जब आप बढ़ते हैं तो ब्रह्मांड बढ़ता है। आप मायने रखते हैं। आपका जीवन मायने रखता है। आपकी पसंद मायने रखती है, क्योंकि आप ब्रह्मांड के तरीके हैं खुद को बदलने के, खुद को विकसित करने के, खुद को बेहतर बनाने के। और ये जिम्मेदारी है, लेकिन ये स्वतंत्रता भी है। आप केवल एक निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं, आप एक सक्रिय भागीदार हैं। आप एक सह निर्माता हैं। आप ब्रह्मांड को आकार दे रहे हैं, हर क्षण, हर पसंद के साथ, हर कार्य के साथ। तो अपनी पसंद को बुद्धिमानी से चुनें, दयालुता से जिएं, प्रेम से जिएं, जिज्ञासा से जिएं, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप ब्रह्मांड को दयालुता, प्रेम और जिज्ञासा की दिशा में आकार दे रहे हैं। और शायद, बस शायद, यही उद्देश्य है, यही अर्थ है, यही बिंदु है, ब्रह्मांड को बेहतर बनाना। एक समय में एक पसंद, एक समय में एक कार्य, एक समय में एक जीवन। आप एक न्यूरॉन हैं, ब्रह्मांडीय मस्तिष्क में एक छोटा सा न्यूरॉन। लेकिन आप महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बिना आपके नेटवर्क अधूरा है, बिना आपके ब्रह्मांड अधूरा है, बिना आपके चेतना अधूरी है। तो अपनी भूमिका निभाएं, अपना हिस्सा करें, अपना प्रकाश चमकाएं, क्योंकि जब आप करते हैं तो आप पूरे ब्रह्मांड को रोशन करते हैं। और जब आप रात के आकाश को देखते हैं तो याद रखें, वे तारे आपके भाई बहन हैं, वे गैलेक्सियां आपका परिवार हैं, वो विशाल ब्रह्मांडीय वेब आपका घर है। आप अलग नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप ब्रह्मांड हैं और ब्रह्मांड आप हैं। तत् त्वम असि, तुम वही हो। यह प्राचीन ज्ञान है, यह आधुनिक विज्ञान है, यह शाश्वत सत्य है। और शायद अंत में यही एकमात्र सत्य है जो वास्तव में मायने रखता है। आप ब्रह्मांड हैं, ब्रह्मांड आप हैं। और यह यात्रा, यह खोज, यह जागना, यह सब कुछ है। प्रश्न बने रहते हैं, रहस्य बने रहते हैं, अज्ञानता बनी रहती है। और यह सुंदर है, क्योंकि इसका मतलब है कि यात्रा जारी है, खोज जारी है, जागना जारी है। तो चलते रहें, सीखते रहें, बढ़ते रहें, प्यार करते रहें, आश्चर्य करते रहें।